सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर में। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा का पूरा कवर करने वाले, पूरा का पूरा रिवाइज करने वाले। बिना किसी देरी के हम लोग सीधा सीधा नोट्स में चलते हैं और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जो है शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यूनिट 1 आ जाता है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसके अंदर सबसे पहले पॉइंट आप जो देखने वाले हो, वन शुड नो द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। यहाँ पे जगह जगह पे आप देखोगे मैंने रेड कलर से जो है कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस हाईलाइट किए हुए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस और इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, जैसे कि लॉ के अंदर जो है कीवर्ड्स का पूरा गेम होता है। आगे पीछे का जो है पूरी इंग्लिश रहती है, बस वो मेन कीवर्ड आपको पकड़ना है, उसके आगे पीछे आप आराम से सेंटेंस फ्रेम करके लिख सकते हो। ये जो रेड कलर में मैंने जो वर्ड्स लिखे हैं, सेंटेंस लिखे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये आपका सेक्शन 2 क्लॉज एच के अंदर आपको बताते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू एसेंशियल एलिमेंट्स, जो कि सबसे पहला आता है एग्रीमेंट और दूसरा आता है प्रॉमिस। एग्रीमेंट के अंदर एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आपका जो है एग्रीमेंट हो जाता है। एंड प्रॉमिस के अंदर आपका क्या डेफिनेशन होता है, तो व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes a प्रॉमिस। रिस्पेक्टिव सेक्शंस यहाँ पे रहेंगे, ये थोड़े सेक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको अगर याद होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी होते तो आपको जो है स्ट्रेस नहीं लेना है। इतना सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट फाउंडेशन पे नहीं होते। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट, नॉर इट इज द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट कवर किया हुआ है, जिसके अंदर आप लोगों को देखने मिलेगा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी, फॉर्मेशन और परफॉर्मेंस। यहाँ पे 3 टाइप्स पे हम लोग ने जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट को क्लासीफाई किया हुआ है। सबसे पहले वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी के बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड इन्फोर्सिबल। उसके बाद आते हैं वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल। उसके बाद आते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद आते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, तो एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, एक या एक से ज़्यादा पार्टीज के ऑप्शन में जब वो इन्फोर्सिबल होता है, डेयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स, इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे मैं एग्जांपल्स वगैरह ज़्यादा जहाँ पे मेरे को इंपॉर्टेंट लगेगा मैं वहीं पे दूंगा। ये बेसिक चीज़ है, सबको पता रहता है, तो मैं इसमें जो है इतना टाइम नहीं बिताऊंगा। उसके बाद आता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फोरबिड्स टू बी मेड। उसके बाद आता है अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, वेर अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट दैट इज एब्सेंस इन राइटिंग, barred by limitations, one or both the parties cannot sue upon it, it is described as unenforceable contract। उसके बाद आते हैं फॉर्मेशन, वैलिडिटी एंड इन्फोर्सिबिलिटी हमारे खत्म हो जाती है। फॉर्मेशन पे आ जाते हैं हम लोग। लाइक फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट आता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इफ द टर्म्स आर एक्सप्रेस बाय वर्ड्स और इन राइटिंग, जब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को जो है एक्सप्रेस इन राइटिंग में लिख के बताते हो तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इन कॉन्ट्रास्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इम्प्लीकेशंस, आपके एक्शंस के थ्रू, आपके इम्प्लीकेशंस के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आता है वो आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर आता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट जो है एक साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। दे आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर इन्फर्ड थ्रू द कंडक्ट ऑफ पार्टीज, जो कि इन्फर्ड होते हैं पार्टीज के कंडक्ट से, जैसे कि आपका एटीएम हो गया, ये इसके अंदर जो है एग्जाम्पल आ जाता है। ग्रीन कलर पे आप जगह जगह पे देखोगे तो वो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं। उसके बाद आते हैं कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग अच्छे से यूनिट 6 में जो हमारा आखिरी यूनिट होगा वहाँ पे कवर कर लेंगे। उसके बाद आते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट्स। नथिंग, जो आपके ऑनलाइन ई कॉन्ट्रैक्ट्स आपको जो है एक्सेस करने को मिलते हैं वो आपकी ई कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। उसके बाद आते हैं परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी 2 टाइप होते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में क्या होता है, तो कंसिडरेशन इन अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट शुड बी एन एक्ट और फोरबेरेंस which the act is done or executed or the forbearance is brought on record, then the contract is an executed contract। ये तो एक टिपिकल इसकी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर जो हम लोग देखेंगे द कंसिडरेशन इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन, सच कंसिडरेशन इज टू बी परफॉर्म इन फ्यूचर ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्यूचर के अंदर जो है परफॉर्म किया जाएगा, और जब एक पार्टी अपना परफॉर्म कर देगी जो भी प्रॉमिस उसने किया, तभी आपको दूसरा पार्टी भी प्रॉमिस को परफॉर्म करेगा। ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस की तरह काम करता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर और 2 टाइप्स होते हैं, जैसे कि यूनिलैटरल होता है और बायलैटरल होता है। यूनिलैटरल जो है वन साइडेड होता है एंड बायलैटरल जो है आपका आउटस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ बोथ पार्टीज। मतलब यूनिलैटरल के अंदर एक बंदे ने अपना काम कर दिया, दूसरे बंदे का काम जो है अभी भी करना बाकी है, उसने अपना प्रॉमिस निभाना भी बाकी है। और बायलैटरल के अंदर दोनों बंदों ने अपना जो है, दोनों पार्टीज ने अपना जो है काम नहीं निभाया हुआ है।
उसके बाद आते हैं हम लोग आगे आगे हम लोग जब आके देखेंगे तो और भी कुछ हमारे पास टाइप है, जैसे कि वर्ड एग्रीमेंट के बारे में हम लोग देखे थे। एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज वर्ड, आपका वर्ड एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल नहीं किया जा सकता लॉ के थ्रू, वो आपका वर्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्ड एग्रीमेंट हो जाता है। उसके बाद आता है एक्सप्रेस एग्रीमेंट। एक्सप्रेस एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, तो इफ अ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। अगर आप वर्ड्स के थ्रू उसको एक्सप्रेसली, वर्ड्स मतलब चाहे वो आप ओरली करो रिटर्न में करो, लेकिन आप वर्ड्स को यूज करके जो है किसी प्रॉमिस को जो है कर रहे हो, कुछ एग्रीमेंट को कर रहे हो, तो वो आपका एक्सप्रेस एग्रीमेंट बन जाएगा। इन द टर्म्स ऑफ सेक्शन 10, सेक्शन 10 बड़ा इंपॉर्टेंट है, of the act, all agreements are contracts if they are made by the free consent of the parties competent to contract for lawful consideration and with a lawful object and are not expressly declared void। ये अभी हम लोग सारी चीज़ें आगे डिटेल में पढ़ने वाले, ये पूरी डेफिनेशन को आगे हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले। उसके बाद आता है पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। ये बैल्फर वर्सेस बैल्फर के केस में हम लोगों ने जो है डिस्कस किया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट मतलब बैल्फर वर्सेस बैल्फर के केस से जो कंक्लूजन निकला था वो ये निकला था कि भाई पार्टीज ने जो है उनका इंटेंट होना चाहिए कि वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद आते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स जो है क्या होते हैं, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज होना चाहिए जो कि सेक्शन 11 कवर करता है, कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट के अंदर और भी हम लोग चीज़ें देखते हैं, जैसे कि स्टेटस दैट कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल इफ इट इज, आपका जो है आपका जो है सेक्शन 23 स्टेट करता है कि भाई अगर आपका एक कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है, कब नहीं है, जब वो प्रोहिबिटेड है एक लॉ के थ्रू, डिफीट्स एनी प्रोविजन ऑफ लॉ, कोई लॉ के प्रोविजन को डिफीट करता है, फ्रॉडुलेंट है, इन्वॉल्व एनी इंजरी टू पर्सन और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये भी हम लोग आगे जो है डिटेल में देखने वाले। उसके बाद आता है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड नहीं होना चाहिए। टू पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब कि दो पार्टीज होनी चाहिए, आपके पार्टीज लीगल ऑब्लिगेशन जो है क्रिएट करना चाहते हैं, अगर वो नहीं करना चाहते तो फिर वो एक्सप्लिसिट डिक्लेयर वर्ड हो जाता है। ये इस कंटेक्स्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आता है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, की भाई वो परफॉर्म करने लायक होना चाहिए। अगर वो परफॉर्म करने लायक ही नहीं है, वो इम्पॉसिबल है, तो फिर वो वर्ड हो जाता है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर वर्ड हो जाता है वो। तो यहाँ पे हमारा जो है ये वाला पार्ट भी कवर हो जाता है। उसके बाद आते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के ऊपर। सबसे पहले आता है प्रपोजल का डेफिनेशन, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, उसकी इच्छा, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट, या तो वो कोई चीज़ करेगा या तो अपने आप को कुछ चीज़ करने से रोकेगा, द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटेनेंस, ताकि उसको सामने वाले पार्टी का जो है एसेंट मिल सके। ही इज सेट टू मेक अ प्रपोजल, मतलब सामने वाले की रजामंदी उसको मिल सके, तो ये प्रपोजल का आपका डेफिनेशन होता है। उसके बाद आपके एसेंशियल्स ऑफ प्रपोजल एंड ऑफर, इसके अंदर एसेंशियल क्या होते हैं, तो द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड एज प्रोमिसर या फिर ऑफरर। फॉर अ वैलिड ऑफरर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस इज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, उसको एक्सप्रेसली बताना पड़ेगा कि भाई वो ये चीज़ करना चाहता है, ये चीज़ करना नहीं चाहता है। द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेसली विद एन व्यू टू ऑब्टेन, वो एक्सप्रेसली उसको जो है करना पड़ेगा, ये उसकी विलिंगनेस या फिर अनविलिंगनेस जो भी रहेगी। एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, आपका ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर के ऊपर में, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे जनरल ऑफर। जनरल ऑफर इट इज़ एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, ये एक पब्लिक एट लार्ज पे जो है आप लोग जो है करते हो जनरल ऑफर, इसलिए नाम से आपको समझ में आ रहा है। एंड हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट, और इसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है और जो भी डिजायर एक्ट है आपको करना पड़ेगा और आपका एक्सेप्टेंस जो है हो जाएगा इस ऑफर को। ये कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के अंदर हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से देखा हुआ है, नीचे मैंने केस लॉ को पूरा कवर भी किया हुआ है। एनीवन परफॉर्मिंग द कंडीशंस ऑफ द ऑफर कैन बी कंसिडर टू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, कोई भी उसकी कंडीशंस को परफॉर्म कर देता है तो वो उसको हम लोग बोलेंगे कि भाई उसने एक्सेप्ट कर लिया उस ऑफर को। अंटिल द जनरल ऑफर इज रिट्रैक्टेड और विड्रॉन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड रहेंगे दोनों, रिट्रैक्टेड और विड्रॉन। जब तक वो ऑफर रिट्रैक्ट नहीं हो जाता, विड्रॉ नहीं कर जाता, तब तक आप उसकी कंडीशंस परफॉर्म करके उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन अगर वो विड्रॉ हो जाता है और उसके बाद आप करते हो तो फिर वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं कहलाया जाएगा। इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन एट एनी टाइम एज इट इज एन कंटिन्यूइंग ऑफर, क्योंकि वो एक कंटिन्यूइंग ऑफर की तरह काम करता है। ये केस लॉ है, यहाँ पे केस लॉ को मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता रहना चाहिए कि कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल के अंदर जो है जनरल ऑफर का पॉइंट बैठता है।
केस लॉ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्ट्स वगैरह आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सब जो है क्वेश्चन के अंदर जो है बता दिया जाएगा, सिर्फ आपको जो है प्रोविजन याद रखना है, जो कि मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। उसके बाद आते हैं स्पेशल या फिर स्पेसिफिक ऑफर के अंदर में। व्हेन द ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक और अ सर्टेन पर्सन, इट इज नोन एज अ स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट स्पेसिफाइड पर्सन टू whom द ऑफर हैज बीन मेड। जिस बंदे को किया है सिर्फ वही बंदा एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद आता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर के अंदर क्या होता है, तो व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर, द ऑफर्स आर कॉल्ड एज क्रॉस ऑफर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, तो जब दो पार्टीज एक्सचेंज कर रहे रहते हैं अपना आइडेंटिकल ऑफर्स को इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर, उनको पता नहीं रहता है अपने ऑफर के बारे में, लेकिन स्टिल वो ऑफर को एक्सचेंज कर रहे हैं। देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इन सच अ केस बिकॉज ऑफर मेड बाय अ पर्सन कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज एक्सेप्टेंस ऑफ अनदर्स ऑफर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंस्टीट्यूट इतना क्रॉस ओवर पे क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है। तो उसके बाद आता है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर के अंदर क्या होता है, व्हेन द ऑफरी ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, अगर जब आप क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को जो है एक्सेप्ट करो, जैसे कि मतलब काउंटर ऑफर की आप यूजुअली हम लोग देखते हैं ना, जब सब्जी लेने जाते हैं तो वहाँ पे वो सामने से एक रेट बोलेगा, फिर हम लोग उसको जो है काउंटर देंगे कि भाई नहीं भाई ये तो ज़्यादा महंगा बोल रहा है, 30 रुपये किलो कर दे वगैरह वगैरह, तो ये काउंटर ऑफर होता है। और सामने वाला बंदा जब क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को जो है एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है of the offer subject matter to the modifications and variations in the terms of original offer। ओरिजिनल ऑफर सपोज आप आलू लेने गए तो उसने बोला 30 रुपये किलो, तो आपने बोला नहीं भाई 30 तो नहीं चलेगा, 20 रुपये किलो लगा दे। तो ओरिजिनल ऑफर को आपने क्या किया, वेरिएशन किया, अल्टर किया और आपने एक काउंटर दिया। ही सेड टू हैव मेड अ काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। आपका ओरिजिनल ऑफर आपने रिजेक्ट कर दिया, 30 रुपये पर किलो वाला ऑफर तो रिजेक्ट हो गया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंडीशनल एक्सेप्टेंस। फिर उसके बाद आते हैं स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ओवर ओपन ऑफर। टेंडर्स दैट आर इन्वाइटेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज अ काइंड ऑफ स्टैंडिंग ऑफर। जो टेंडर्स वगैरह आपके रहते हैं वो भी एक प्रकार के जब आपके स्टैंडिंग ऑफर के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, कि भाई वैलिड ऑफर के एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले लीगल रिलेशंस होना चाहिए पार्टीज के बीच में। उसके बाद जो है वो वेग नहीं होना चाहिए। वेग नहीं होना चाहिए मतलब कि डबल मीनिंग नहीं होनी चाहिए उसकी। डबल मीनिंग मतलब वो वाली डबल मीनिंग नहीं, इधर मैंने 6 रख दिया तो उधर से तुमको 9 दिखेगा, मेरे को 6 दिखेगा, तो ये दो तरफा नहीं होना चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए जो तुम बता रहे हो। वेग नहीं होना चाहिए, मतलब उधर से 6 इधर से 9 ऐसा नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। आपको ऑफरी को कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। एंड एक्सेप्टेंस इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर इज नॉट एज इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, इट इज नॉट एन वैलिड एक्सेप्टेंस। अगर आपको जो है ऑफर के बारे में पता ही नहीं था और उसके बावजूद आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो, तो फिर वो वैलिड एक्सेप्टेंस है ही नहीं, क्योंकि आपको ऑफर पता ही नहीं है। ये लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस में हम लोगों ने समझा हुआ है। अगेन फैक्ट्स इतने मैटर नहीं करते, बस आपको ये समझना पड़ेगा। अगेन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ तो हुआ क्या था। तो एक XYZ यहाँ पे जो है पार्टी थी, उस पार्टी का जो है एक नेफ्यू वगैरह कोई तो भी था, वो गुम गया था। ठीक है, तो उसके सर्वेंट को जो है इसके बारे में पता नहीं था, और उसके पता ना होते हुए पीछे से जिसका नेफ्यू था उसने जो है ऑफर डाल दिया कि भाई जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा वहाँ पे मैं उसको जो है प्राइज दूंगी। तो लालमन शुक्ला को ये बात पता नहीं थी, जो कि सर्वेंट था गौरी दत्त का। ठीक है, उसको ये बात अभी तक पता नहीं थी, लेकिन उसने अपने नेफ्यू को ढूंढ लिया। ठीक है, उसके नेफ्यू को ढूंढ लिया, उसको ला करके इधर जाके गौरी दत्त को दे दिया कि ले भाई तेरा नेफ्यू मिल गया। तो अब गौरी दत्त को उसके बाद उसको पता चला कि भाई गौरी दत्त ने जो है ऐसा कुछ जो है प्राइस वगैरह लगा के रखा है, तो उसने फिर जो है एक्सेप्टेंस दे दिया। पर जब उसने एक्सेप्टेंस दिया तब उसको ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, तो ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस मानी नहीं जाएगी उस ऑफर के लिए। तो ये एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर कि भाई एक्सेप्टेंस इन इग्नोरेंस ऑफ एन ऑफर इज नॉट एन वैलिड एक्सेप्टेंस। इट मस्ट बी मेड विद एन व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। आपको सामने वाली पार्टी का एसेंट लेना है, उस व्यू से आपको जो है ऑफर करना है। इट मे बी कंडीशनल, कंडीशनल भी हो सकता है। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म दैट नॉन कंप्लायंस ऑफ विच विड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। अगर आपने ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं करी तो फिर मैं मान लूंगा कि आपने एक्सेप्टेंस कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। द ऑफर में भी ईदर स्पेसिफिक और जनरल दोनों तरह से हम देख लिया ऊपर हमने। द ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। Offer is different from a mere statement of intention and invitation to offer or a mere communication of information or a prospectus and advertisement। इन सब से जो है आपका जो है वो अलग होता है।
उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन। यहाँ पे हैरी वर्सेस पेसी की हमने केस में पढ़ा था कि भाई आपका जो आपने जो है अगर आप किससे कुछ सवाल जवाब कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको ऑफर दे रहे हो, बस आप सवाल जवाब कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, उससे आंसर अगर आपको मिल रहा है तो ये नहीं कि भाई वो कुछ ऑफर वगैरह के लिए एक्सेप्टेंस दे रहा है या फिर कुछ ऐसा नहीं है। उसके बाद आता है सर लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस, कि आपके वैलिड एक्सेप्टेंस के लेकर के लीगल रूल्स क्या है। तो एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम एन ऑफर इज मेड, जिसको हुआ है सिर्फ वही एक्सेप्टेंस दे सकता है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब मोड टाइम, mere silence is not acceptance, acceptance by conduct slash implied acceptance आपका क्या होता है, तो the performance of the conditions of a proposal or the acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered with the proposal constitute an acceptance for the acceptance of the proposal। तो बेसिकली यहाँ पे एक्सेप्टेंस जो है आपका जो है इम्प्लाइड तरीके से भी दिया जा सकता है, यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कि आप ऑफर को कैसे कम्युनिकेट करोगे। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड, जिसको आप जो है देना चाह रहे हो वो ऑफर, अगर आपने उस पार्टी को जो है उसकी नॉलेज में आ गया है वो पर्टिकुलर ऑफर, तो आप हम बोलेंगे कि यार आपका ऑफर जो है कम्युनिकेट हो चुका है। उसके बाद आता है मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस, सेक्शन 3 इसको जो है कवर करता है। आप जो है कोई भी एक्ट करके जो है एक्सेप्टेंस दे सकते हो, आप कोई ओमिशन करके कुछ चीज़ नहीं करके भी आप एक्सेप्टेंस दे सकते हो। इससे आप कैसे करोगे, तो कन्वेड बाय कंडक्ट और बाय फोरबिडेंस ऑन द पार्ट ऑफ वन पर्सन टू कन्वे हिज विलिंगनेस और एजेंट, उसने एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं करी तो उसने अपना जो है एक्सेप्टेंस दे दिया, ऐसा भी हो सकता है। इसको हम लोग ओमिशन के अंदर देख रहे हैं। मेयर साइलेंस वुड नॉट बी ट्रीटेड एज कम्युनिकेशन बाय ओमिशन, ये आपको बात समझनी पड़ेगी। उसके बाद आता है मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, यहाँ पे बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, की भाई आप रिवोकेशन कैसे कर सकते हो आपके ऑफर को, तो आप नोटिस दे सकते हो। लैप्स ऑफ टाइम, आपने एक टाइम फिक्स किया था उसका जो है लैप्स हो गया वो टाइम। बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, आपकी जो कंडीशन थी वो आपने फुलफिल नहीं करी। बाय दैट और इंसैनिटी, बाय काउंटर ऑफर, सामने से काउंटर ऑफर आ गया तो पिछला जो ओरिजिनल ऑफर था फिर वो वैलिड नहीं रहता है, वो वहाँ पे ही खत्म हो जाता है जैसे आपको सामने से काउंटर आता है। तो बाय द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड, जो आपका हमने प्रिस्क्राइब मोड दिया था जो यूजुअल मोड है आपने उस मोड के थ्रू जो है ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं किया था, उसका एक्सेप्टेंस नहीं दिया था। बाय सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, जब हमने वो ऑफर दिया था तब तो वो लीगल था, लेकिन जब आपको वो कन्वे हुआ, जब आपको वो कम्युनिकेट हुआ उसके बाद जाके फिर वो इलीगल हो गया, तो ऐसे केस में आपका ऑफर जो है रिवोक हो जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने यूनिट 1 पूरा का पूरा कवर कर लिया है। नाउ वी विल स्टार्ट विद यूनिट 2। कंसिडरेशन का यूनिट रहता है, बहुत ही छोटा सा यूनिट है, जिसमें सबसे पहले आप देखोगे तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन है यहाँ पे, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, प्रोमिसर के डिजायर पे प्रोमिसी ने या फिर कोई भी उसके पर्सन ने, उसके एजेंट ने या फिर कोई भी बंदे ने उसके कोई भी काम किया या फिर कोई भी अपने काम करने से रोका अपने आप को, और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, बेसिकली यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के टेंस में खेला है। सच एन एक्ट और एब्सटेंस और प्रोमिस इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस, ऐसा एक्ट और ऐसा एब्सटेनेंस ये आपके उस प्रॉमिस के लिए हम आपको जो है उस प्रॉमिस के लिए हम उसको जो है कंसिडरेशन बोलेंगे। उसके बाद आता है कंसिडरेशन इज द प्राइस अग्रीड टू बी पेड बाय द प्रोमिसी फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर के ऑब्लिगेशन के लिए जो प्रोमिसी प्राइस पे करेगा वो आपका कंसिडरेशन कहलाया जाएगा। वो जो प्राइस वो पे कर रहा है वो मनी टर्म्स में भी हो सकती है या फिर नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकती है। उसके बाद आता है लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन की, कंसिडरेशन के रिगार्डिंग लेकर के कौन से लीगल रूल्स होते हैं। तो सबसे पहला आता है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर के डिजायर पे वो मूव होना चाहिए। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव के केस में हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, जो कि आपको अगर पता होगा तो ठीक है, नहीं भी पता तो इतना आपको उसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये बात पता रहना चाहिए कि भाई ये लीगल रूल है कंसिडरेशन के रिगार्डिंग में, ये लीगल रूल आता है कि भाई कंसिडरेशन जो है प्रोमिसर के डिजायर पे वो मूव करना चाहिए। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कोई भी उसको जो है प्रोमिस भी कर सकता है, फिर प्रोमिसी के बिहाफ पे कोई पर्सन भी उस कंसिडरेशन को जो है मूव कर सकता है। एग्जीक्यूटेड एंड एक्जीक्यूटरी कंसिडरेशन का इधर जो है पाथ होता है यहाँ पे। एग्जीक्यूटेड एंड एक्जीक्यूटरी के अंदर क्या है, या तो वो हो चुका है या तो वो होने वाला है, मतलब आपको कंसिडरेशन या तो मिल चुका है या फिर आपको आगे आकर के कंसिडरेशन मिलेगा आने वाले टाइम में। कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, वो एडिक्वेट होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको जो है 10 रुपये की चीज़ दी है तो उसके बदले में आपको 10 ही मतलब आपसे मैंने 10 रुपये की चीज़ ली है तो उसके बदले में आपको 10 ही रुपये, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो 10 रुपये की चीज़ हम लोग हो सकता है डिस्काउंट में ले रहे हैं आपसे,
ठीक है, तो जरूरी नहीं कंसिडरेशन आपका एडिक्वेट हो। इट मे बी नोटेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इट मे बी नोटेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 25 स्टेट्स दैट एन एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ प्रोमिसर इज फ्रीली गिवन। याद रखना, अगर आपका कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है तो उस केस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि भाई आपका जो यहाँ पे जो आपका कंसेंट है वो फ्रीली गिवन होना चाहिए, आपका फ्री कंसेंट होना चाहिए। अगर वो कंसेंट फ्रीली गिवन नहीं है तो फिर वैसे केस में फिर वो एग्रीमेंट आपका जो है वॉइड हो जाता है। मियरली बिकॉज द कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट। अगर आपने फ्रीली दिया हुआ है आपका कंसेंट और आपका कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है तो फिर वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होएगा, वैसे केस में वो स्टिल वैलिड रहेगा। लेकिन फ्रीली गिवन नहीं था आपका कंसेंट तो फिर वो वॉइड हो जाएगा। बट एज एन एक्सेप्शन इफ इट इज शॉकिंगली लेस, बट अगर आप कोर्ट में आकर के प्रूव कर देते हो कि भाई वो बहुत ज़्यादा कम है, मतलब बहुत ज़्यादा कम है वो, तो वैसे केस में आपका जो है हम लोग उसको जो है आगे जो भी रहेगा उसके हिसाब से डील कर लेंगे, अगर आपके पास प्रॉपर एविडेंसेस वगैरह उसके बेसिस पे। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट इज वन लीगली बाउंड टू परफॉर्म। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी। आपका वो रियल होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए। और आपको जो लीगली आपको परफॉर्म करना है वो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। आपका अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए आपका कंसिडरेशन। अब उसके बाद हम लोग अगले पार्ट पे चल रहे हैं जो कि आता है स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट स्यू इज नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको नॉर्मली सवाल एग्जाम में ऐसे देखने को मिलता है कि भाई डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जो है स्टेट कर दो और उसके कुछ एक्सेप्शंस बता दो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले कि वह स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट स्यू, इसको ही हम लोग जो है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरह जो है जानते हैं। इज हाउएवर सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी यहाँ पे निकल के आते हैं जहाँ पे कुछ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट स्यू भी कर सकता है कुछ केसेस में। तो वो कौन से केस होते हैं, तो सबसे पहले ट्रस्ट के केस में, उसके बाद आता है फैमिली सेटलमेंट्स के केस में, उसके बाद आता है आपका आपके मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके अरेंजमेंट मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में कर सकता है। उसके बाद आता है आपके असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद आता है एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपेल, कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर इनटू थ्रू एन एजेंट। आपके एजेंट के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपने एंटर किए हुए उसके अंदर में भी आप जो है यहाँ पे स्ट्रेंजर जो है आकर के सू कर सकता है। फैमिली सेटलमेंट्स के केस में हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या जो है इसका बोलने का एक्चुअल मकसद है। तो इफ द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट आर इंट्रोड्यूस इनटू राइटिंग, आपने राइटिंग के अंदर जो है टर्म्स जो थे आपके कॉन्ट्रैक्ट के वो इंट्रोड्यूस किए हुए थे। द मेंबर्स ऑफ फैमिली हु ओरिजिनली हैड नॉट बीन पार्टीज टू द सेटलमेंट, ठीक है, ओरिजिनली वो पार्टीज नहीं थे वो सेटलमेंट के लेकर के, लेकिन वो सेटलमेंट के जो भी टर्म्स थे ना वो हम लोग ने जो है राइटिंग में लिख के रखे हुए। तो वैसे केस में सर जो पार्टी नहीं थे, वो जो फैमिली मेंबर्स पहले उसके पार्टी नहीं थे वो भी जो है सू कर सकते है। ये जो है एक एक्सेप्शन के अंदर फॉल करता है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। उसके अंदर हम लोग जो है उसके बाद हम लोग आ जाते हैं असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। व्हेन द बेनिफिट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन असाइंड, आपका कोई बेनिफिट है वो आपने असाइन कर दिया था, द असाइनी कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट बट सच असाइनमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व एनी पर्सनल स्किल। जो असाइनी है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकता है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर कोई भी पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है अगला हम लोग देखते हैं कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, इंपॉर्टेंट बैठता है थोड़ा सा। द पर्सन हु परचेजेज लैंड विद अ नोटिस, आपने एक लैंड परचेज की जिसके ऊपर आपको जो है एक नोटिस भी इशू किया गया था, दैट द ओनर ऑफ अ लैंड इज बाउंड बाय सर्टेन ड्यूटीज, की जो भी ओनर बनेगा वो कुछ ड्यूटीज के जो है बाउंड हो जाएगा कुछ ड्यूटीज को लेकर के, अफेक्टिंग द लैंड, जो कि उस लैंड को अफेक्ट करेगी। द कोवेनेंट अफेक्टिंग द लैंड में बी एनफोर्स्ड बाय द सक्सेसर ऑफ द सेलर, तो जो भी सेलर का सक्सेसर होगा उसको जो है वो सारी की सारी चीज़ें इन्फोर्स करनी पड़ेगी। कॉमन केस स्टडी इससे जो है बन जाती है। आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक रहेगा तो आप देखना कॉमन केस स्टडी आपको कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड्स जो है हर अल्टरनेट इसमें मिल जाएगी, तो वो आप एक बार देख लेना। तो बड़ी नॉर्मल चीज़ है कि भाई लैंड था, लैंड के साथ में आपने नोटिस दिया, तो जो भी सक्सेसर होगा उसको वो नोटिस के अकॉर्डिंगली जो है वर्क करना पड़ेगा। जो भी नोटिस के अंदर चीज़ लिखी रहेगी उस लैंड से लेकर के कुछ भी कंडीशंस वगैरह रहेगी, जो भी ड्यूटीज़ वगैरह उसको दी जाएगी वो उसको परफॉर्म करनी पड़ेगी। वो उसको ये नहीं बोल सकता कि भाई मेरी ये ड्यूटीज़ नहीं है। उसके बाद आते हैं हम लोग आगे आगे हम लोग देखते हैं अग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। अगर आपको कोई भी अग्रीमेंट बन रहा है बिना कंसिडरेशन के लिए तो वो आपका जो है वॉइड हो जाता है। ये जो है सेक्शन 25 के अंदर जो है हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं द एग्रीमेंट दो मेड विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड, बट कुछ केसेस में आपका स्टिल ये कंसिडरेशन जो है वैलिड ट्रीट किया जाएगा और उसको हम लोग इम्पोज भी कर सकते हैं। ये कौन से जो है केसेस रहेंगे, तो सबसे पहले नेचुरल लव एंड अफेक्शन के केस में होगा, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, एजेंसी, कंप्लीटेड गिफ्ट, बेलमेंट, चैरिटी। इस केसेस में भले ही आपका जो है कंसिडरेशन ना हो तो भी आपके एग्रीमेंट जो है वैलिड रहेंगे। सेक्शन 25 ये बात कहता है। और इसी के साथ हम लोग ने यूनिट 2
भी कवर कर लिया है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 3, अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सर स्टार्टिंग में यूनिट 3 हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले एक फ्लो चार्ट मैंने डाल के रखा हुआ है जो कि आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे देता है। काफ़ी सारे मल्टीपल जो है इसके अंदर चीज़ें हम लोगों ने कवर की हुई, जैसे कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर वगैरह का कंसेप्ट यहाँ पे आता है। फ्री कंसेंट के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात किया हुआ है। लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने इस यूनिट में बात किया हुआ है। एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, इस पर्टिकुलर टर्म के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पे बात किया हुआ है। मल्टीपल सेक्शंस यहाँ पे आपको इस यूनिट के अंदर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको लोड नहीं लेना है अननेसेसरी। एंड का टाइम है, एंड के टाइम में मैं आपको ये बोलूँगा जितने आपको पहले से सेक्शंस याद है उतने ठीक है, आप उन पे अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप लिखना। लेकिन अगर आपको आखिर में कोई बोल रहा है कि भाई मैंने तो सेक्शंस पूरे कर लिए, तो आपको उसको देख करके जो है फालतू में सेक्शंस करने नहीं बैठ जाना। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने ज़्यादा आपको फाउंडेशन में रिलेवेंट नहीं है सेक्शंस लिखना, तो आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत कर देना कि भाई आप कोई पर्टिकुलर आंसर के अंदर आपको जो है गलत सेक्शन कोट कर रहे हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी गलती आप मत करना। इसी के साथ सबसे पहले मैं सेक्शन 11 के साथ शुरू कर रहा हूँ। हु इज़ कम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट, कौन जो है आपका कंपिटेंट है कॉन्टैक्ट करने के लिए। एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड, जो कि साउंड माइंड का भी होना चाहिए, यानी कि येड़ा पागल वागल नहीं होना चाहिए। एंड इज नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग बाय एनी लॉ विद बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, जिस भी लॉ को पर्टिकुलर बंदा सब्जेक्ट है, जो भी लॉ उसके ऊपर लागू होता है उसके थ्रू वो जो है डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। तो वो और जो है मेजॉरिटी मतलब उसने मेजर होना चाहिए वो। और इंडिया में अपना जो कंसेप्ट चलता है 18 के ऊपर, 18 या फिर 18 के ऊपर हम लोग मेजर मान लेते हैं। तो वैसे केस में सर वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। और लॉ ने किसी भी लॉ ने जिसको वो लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है वो उससे जो है डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट पोजीशन ऑफ माइनर, की भाई एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट के अंदर माइनर का क्या पोजीशन रहेगा, ये हम लोगों को देखना है पूरे इधर। तो सबसे पहले आता है अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद और बाय माइनर इज वॉइड अब इनिशियो, यानी कि वो शुरुआत से ही वॉइड रहता है। आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करो माइनर के साथ में वो शुरुआत से ही वॉइड रहेगा। इसकी हम लोगों ने मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के केस लॉ में भी देखा था। उसके बाद आता है नो रैटिफिकेशन मेकिंग ऑफिशियली वैलिड। रैटिफिकेशन का मतलब क्या, कि आपने एक पर्टिकुलर चीज़ करी, आपको पता चला वो गलत है, तो उसके बाद में जाके आपने उसको सुधार लिया, ऐसा आप नहीं कर सकते। नो रैटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। मेजोरिटी आप जब माइनर थे, आपने एक कोई तो भी एग्रीमेंट किया, कोई तो भी कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया है माइनर के साथ में, जो कि वर्ड अब इनिशियो होता है। इसके बाद जाकर के आप जब मेजर बने तो आप उसको रैटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है नो रैटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट रहेगा। माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो बेनिफिशियरी रह सकता है, वो उसके थ्रू जो भी बेनिफिट उसको मिल रहा है वो ले सकता है। दो माइनर इज नॉट कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेंट्स द माइनर फ्रॉम मेकिंग द अदर पार्टी बाउंड टू हिम। अगर कोई दूसरी पार्टी माइनर की तरफ बाउंड हो रही है तो वो चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन माइनर किसी थर्ड पार्टी को बाउंड नहीं हो सकता। अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसको देखते हुए मैं बोल रहा हूँ। थस अ प्रोमिसरी नोट ड्यूली एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ माइनर, कोई भी अगर प्रोमिसरी नोट माइनर के फेवर में आप लोग जो है इशू कर रहे हो, क्या ड्यूली एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ माइनर, सॉरी थोड़ा सा मिस कर गया था, इज नॉट वॉइड एंड कैन बी स्यूड अपॉन बाय हिम। ये वॉइड नहीं रहेगा, माइनर उसके ऊपर स्यू कर सकता है आपको, अगर आप प्रोमिसरी नोट उसके फेवर में एग्जीक्यूट कर रहे हो और बाद में आप उसको जो भी प्रोमिसरी नोट के अंदर आप लोगों ने चीज़ यहाँ पे अमाउंट वगैरह एग्रीमेंट किया रहेगा आपका, अगर वो आप बाद में फुलफिल नहीं करते हो तो फिर आपको जो है माइनर सू कर सकता है। लेकिन आप माइनर को सू नहीं कर सकते, बिकॉज माइनर दो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में येट एक्सेप्ट अ बेनिफिट, वो बेनिफिट तो एक्सेप्ट कर सकता है भले ही वो इनकम्पिटेंट हो। अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, हाउएवर ही मे विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। आपके पार्टनरशिप एक्ट के अंदर हम लोग भी ये चीज़ वापस से देखेंगे कि भाई माइनर को जो है हम लोग पार्टनर के जैसे बोल करके एडमिट नहीं कर सकते फॉर्म के अंदर, लेकिन वो बेनिफिट जरूर ले सकते हैं आपके पार्टनरशिप फॉर्म में। बेनिफिट के लिए हम उसको एडमिट जरूर कर सकते हैं, लेकिन एज एन पार्टनर वो एडमिट नहीं होगा पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर में सेक्शन 30। और उसके लिए भी आपको सारे जो है पार्टनर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा। ये पार्टनरशिप एक्ट में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, आपका माइनर अगेन हर बार बोलेगा कि भाई मैं माइनर हूँ प्लीज माफ कर दो, और आप उसके अगेंस्ट कुछ कर भी नहीं सकते। अगर वो प्ली नहीं भी कर रहा तो भी भाई तुम कुछ नहीं कर सकते। तो वो हमेशा माइनॉरिटी जो है अपनी प्ली कर सकता है कि भाई मैं तो माइनर हूँ, तेरी लग गई, मैं तो माइनर हूँ।
तो ये इधर एक पॉइंट जो है बैठता है। लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज आपका जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट बैठेगा। सेक्शन 68 इसके अंदर जो है डील करता है। ये कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी हम लोग ये पॉइंट को जो है एक बार फिर से देखेंगे। लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज, द केस ऑफ नेसेसरी सप्लाइड टू अ माइनर और टू एनी अदर पर्सन हुम सच माइनर इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट। कोई भी अगर माइनर के ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर आप माइनर को कोई भी नेसेसरी सप्लाई कर रहे हो, फिर जो बंदा माइनर के ऊपर डिपेंडेंट है आप उसको नेसेसरी सप्लाई कर रहे हो, उसके लिए जो है माइनर आपसे जो है सप्लाईज ले रहा है नेसेसरीज के लिए, लीगली बाउंड टू सपोर्ट इज गवर्न बाय सेक्शन 68। ये मैंने बताया सेक्शन 68 के थ्रू गवर्न किया जाता है। और क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू अ माइनर इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, ये लॉ के थ्रू आप इन्फोर्स कर सकते हो। बट अ माइनर इज नॉट लाइबल फॉर एनी प्राइस दैट ही मे प्रॉमिस एंड नेवर फॉर मोर देन वैल्यू ऑफ नेसेसरीज। इन शॉर्ट आप सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू ऑफ नेसेसरीज है सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आप जो है सूट फाइल कर सकते हो माइनर के अगेंस्ट में, और उससे वो उतना पैसा ही कवर कर सकते हो। लेकिन उसके ओवर एंड अबव भी अगर उसने कुछ आपसे प्रॉमिस किया था, सपोज मैंने आपसे जो है कुछ भी राशन वगैरह ले लिया घर का, अब राशन वगैरह की जो कीमत थी मान लो 500 रुपये की थी, लेकिन मैंने बोला भाई प्लीज़ मेरी अभी बहुत ज़्यादा मजबूरी आन पड़ी, मैं माइनर हूँ, मेरे को प्लीज़ जो है राशन दे दो, ये 500 रुपये का राशन है, मैं आपको आगे जाके इस 500 रुपये के राशन की 800 रुपये दे दूंगा। ठीक है, तो ऐसे केस में कल जब आप सूट फाइल करोगे मेरे अगेंस्ट, तो सिर्फ और सिर्फ आप 500 रुपये के लिए कर सकते हो, 800 रुपये के लिए नहीं कर सकते हो। ऐसा यहाँ पे ये बात लिखी हुई है। तो ये बात आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लेके भी समझाया। देयर इज नो पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ माइनर, माइनर की कोई भी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती है, नहीं होती है। बट ओनली इज प्रॉपर्टी इज लाइबल, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी ही उसकी लाइबल होगी, जो भी उसका एस्टेट वगैरह रहेगा सिर्फ वही लाइबल होएगा। अगर आपको माइनर के एस्टेट को लाइबल ठहराना है नेसेसरीज के लिए, तो आपको दो कंडीशंस को जो है सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सबसे पहली कंडीशन, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर द गुड्स रीजनेबली नेसेसरी फॉर हिज सपोर्ट इन द स्टेशन इन लाइफ, जो भी उसके नेसेसरी है उसके लाइफ के अंदर, जैसे खाना पानी रोटी कपड़ा मकान, ये आपके जो है रीजनेबली नेसेसरी होते हैं उसकी लाइफ में, तो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही होना चाहिए। दूसरा, द माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी अ सफिशिएंट सप्लाई, पहले से उसके पास जो भी आप नेसेसरी उसको आप भी सप्लाई कर रहे हो ना, पहले से उसके पास सफिशिएंट सप्लाई नहीं होना चाहिए। तो फिर आप उसके केस में आपके जो है उस माइनर के एस्टेट को जो है लाइबल ठहरा सकते हो, उससे आपका पैसा रिकवर कर सकते हो। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन, अगर माइनर के बिहाफ पे गार्डियन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और वो कितने हद तक जो है इन्फोर्सिबल रहेगा। दो माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड, भले ही वो वाइड है, अगर आप कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हो माइनर के साथ तो वो वाइड हो। हिज गार्डियन कैन अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेज एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसका गार्डियन जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सर्टन सर्कमस्टेंसेज के अंदर एंटर कर सकता है। वेयर द गार्डियन मेक्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर द माइनर विच इज विद इन हिज कंपेटेंसीज एंड विच इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, जो कि माइनर के कंपेटेंस के अंदर भी आता है और उसके बेनिफिट के लिए भी है, देर विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विच द माइनर कैन इन्फोर्स, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो माइनर उसको इन्फोर्स कर सकता है। बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर आर नॉट वैलिड, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड नहीं होते। फॉर इंस्टेंस द गार्डियन ऑफ अ माइनर हैज नो पावर टू बाइंड द माइनर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय अ सर्टिफाइड गार्डियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑफ अ माइनर by the court of a minor with the sanction of a court for the sale of minor's property may be enforced by either party to the contract। तो अगर आपको कोर्ट ने अपॉइंट किया था और कोर्ट ने आपको अपॉइंट इसलिए किया कि आप प्रॉपर्टी वगैरह जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह है वो माइनर के बिहाफ पे उसके साथ आप जो है जो भी डीलिंग्स रहती है वो आप कर सको, तो फिर आप कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज आप जो है नहीं कर सकते। उसके बाद आता है नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोई भी आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए माइनर को सू नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके साथ हमने अगेन पढ़ा वर्ड है इनिशियल, यानी कि शुरुआत से ही वर्ड है। उसके बाद नो इंसॉल्वेंसी, माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता है क्योंकि वो पर्सनली लायबल नहीं है, तो उसके लिए वो इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। उसके बाद आता है पार्टनरशिप का वाला पार्ट भी हम लोगों ने ऊपर कवर कर लिया। उसके बाद माइनर कैन बी एन एजेंट, माइनर आपका जो है एजेंट बन के काम कर सकता है। और माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट बट ही विल नॉट बी लाइबल टू हिज प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट्स, भले ही वो एजेंट की तरह काम करेगा लेकिन प्रिंसिपल को वो लाइबल नहीं होगा अपने एक्ट्स के लिए। A minor can draw, deliver and endorse negotiable instrument without himself being liable, खुद को लाइबल ठहराए बिना वो जो है ये सारी चीज़ें कर सकता है। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्डियन, वो अपने पेरेंट या गार्डियन को भी बाइंड नहीं कर सकता। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड अडल्ट, अगर आप कोई भी अडल्ट और माइनर, दो अडल्ट और माइनर मिल करके जो है एक जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, तो उसके लिए आप माइनर को लाइबल नहीं ठहराओगे, जो अडल्ट बन रहा है वही पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है लाइबल हो जाएगा। इसका एक केस लॉ भी बैठता है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
उसके बाद जो है पर्सन ऑफ साउंड माइंड को हम लोग देख लेते हैं, सेक्शन 12 इसको जो है कवर करता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, जब वो उसको बना रहा है तब वो केपेबल है उसको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, एंड ऑफ फॉर्मिंग ऑफ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट, उसका क्या असर होगा उसके इंटरेस्ट में, उसको लेकर के भी वो एक जजमेंट बना सकता है और साथ ही साथ वो उसको समझ सकता है। तो हम बोलेंगे भाई कि वो बंदा जो है साउंड माइंड का है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा हो तब ये जो है दो चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, वो गया यूजुअली तो अनसाउंड माइंड का लेकिन ओकेजनली साउंड माइंड का है, मैं मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, तो जब वो साउंड माइंड का है तब वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। तो वाइस वर्सा केस चल रहा है यहाँ पे, तो ये बात आपको समझ लेना है। पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, कौन से पर्सन आपके डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होते हैं, तो फॉरेन सोवर्जिनेंस आपके जो है डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होते हैं, आपके एम्बेसडर्स डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होते हैं, एलियन एनिमी, कॉपरेशंस, कन्विक्ट, इंसॉल्वेंट एक्सेट्रा, ये आपके जो है डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों ने जो है एक पार्ट जो है इस यूनिट का खत्म कर दिया। अब हम लोग जो है अगले पार्ट पे चल रहे हैं, जो है प्री कंसेंट का पार्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा खासा जो है कवरेज आईसीएआई इधर से करता है। तो फ्री कंसेंट में सबसे पहले हम लोग कंसेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं, सेक्शन 13 जो है कवर करता है। टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, जब आप एक पर्टिकुलर चीज़ को, सेम थिंग को, मतलब वही पर्टिकुलर सेम चीज़ को सेम सेंस में जब जो है एग्री करते हो, तो हम लोग बोलेंगे आप लोग ने जो है कंसेंट एक दूसरे को दे दिया है। और ये दो या दो से ज़्यादा पार्टीज ही जो है आपस में कंसेंट शेयर करें, कि ऑब्वियसली एक बंदा खुद को कंसेंट क्यों देगा। थस कंसेंट इन्वॉल्व्स आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स, आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स भी जो है वो इन्वॉल्व करता है इन रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन इंग्लिश लॉ इसको हम लोग जो है कॉन्शियस एड एडम भी बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन शायद मेरी गलत हो सकती है, लेकिन जो उधर लिखा है वो प्रॉपर है, सही है। तो इसके थ्रू भी आपको एक क्वेश्चन बना दिया जा सकता है, तो आप बोलोगे भाई ये कौन सा टर्म है, कौन सा लैटिन वर्ड आ गया इंग्लिश लॉ का, कौन सा वर्ड उठा के डाल दिया, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद आता है फ्री कंसेंट के ऊपर, हमने कंसेंट पढ़ा, अभी हम लोग फ्री कंसेंट पढ़ेंगे। फ्री कंसेंट का डेफिनेशन सेक्शन 14 में आपको देखने को मिल जाएगा। आपका सबसे पहले कंसेंट इज सेड टू बी फ्री, कंसेंट को हम लोग बोलेंगे वो फ्री है व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोजन, जो कि सेक्शन 15 में डिफाइंड है, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16, फ्रॉड सेक्शन 17, misrepresentation section 18, mistakes subject to provision of section 20, 21 and 22. When consent to an agreement is caused by coercion, fraud, misrepresentation और undue influence, the agreement is contract voidable. याद रखना void नहीं रहेगा, वो रहेगा voidable at the option of the party whose consent was so caused. तो जिस भी पार्टी का कंसेंट उसके वजह से कॉज हो रहा है, कोजन, undue influence, इन सब चीज़ों की वजह से जिस भी पार्टी का कंसेंट कॉज हो रहा है, तो उसके एंड पे वो जो है कॉन्ट्रैक्ट voidable हो जाएगा, void नहीं होगा। यानी कि अगर वो बंदा चाहे, जो कि अग्रीड पार्टी है, वो चाहे तो उसको वायलेट भी ट्रीट कर सकता है। व्हेन द कंसेंट इज विशिएटेड बाय मिस्टेक द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, याद रखना मिस्टेक के केस में लेकिन वो वॉइड हो जाएगा। तो मिस्टेक को छोड़ के बाकी केसेस चल रहे तो वॉइडेबल रहेगा, और मिस्टेक के केस में तो कंपल्सरी वो है वॉइड ही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग एलिमेंट्स विशिएटिंग फ्री कंसेंट की, कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जो कि विशिएट करते हैं आपके फ्री कंसेंट को। तो सबसे पहले इसके अंदर आपका जो है कोजन आ जाता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस आ जाता है, फ्रॉड आ जाता है, मिसरिप्रेजेंटेशन आता है, जो कि ऊपर ही मैंने देख लिया था, अपन ने देख लिया था। इसको मैंने एक फ्लो चार्ट के अंदर कवर किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग कोजन का पार्ट पढ़ लेते हैं, कोजन का पार्ट समझ लेते हैं। सेक्शन 15 जो है कवर करता है, इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फोरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड। यहाँ पे आप जो है या तो कमिट करोगे या फिर आप किसी को थ्रेट दोगे कि भाई मैं कमिट कर दूंगा, देख ले, ठीक है, कोई ऐसा एक्ट जो कि फोरबिडन है बाय द इंडियन पीनल कोड, और द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन, यानी कि कब्जा करना, किसी भी प्रॉपर्टी पे आप अनलॉफुली कब्जा कर रहे हो या फिर थ्रेट दे रहे हो कि मैं कब्जा कर दूंगा। एनी प्रॉपर्टी टू द प्रिजुडाइज ऑफ एनी पर्सन वॉट एवर विद द इंटेंशन, भले आपको कोई भी इंटेंशन क्यों ना हो, कुछ भी इंटेंशन क्यों ना हो, एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, इट में प्रोसीड फ्रॉम एनी पर्सन, चाहे वो स्ट्रेंजर हो या फिर कोई भी पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना हो। थ्रेट टू फाइल अ सूट डज नॉट अमाउंट्स टू कोजन, याद रखना ये दो अलग इंडिविजुअल पॉइंट्स है। थ्रेट टू फाइल अ सूट डज नॉट अमाउंट्स टू कोजन, अगर आप थ्रेट दे रहे हो किसको ये बोल करके कि भाई मैं तेरे अगेंस्ट केस कर दूंगा, अगर तू मेरे को मेरी चीज़ वापस नहीं लौटा रहा है तो मैं तेरे अगेंस्ट केस कर दूंगा, मैं किसको थ्रेट दे रहा हूँ कि मैं केस कर दूंगा, तो ये आपका कोजन नहीं है। लेकिन अगर आप थ्रेट दे रहे हो कि मैं तेरे अगेंस्ट केस करूंगा और तेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा दूंगा कि तूने मेरी प्रॉपर्टी को डिटेन करके रखा हुआ है, ठीक है, अनलॉफुली डिटेन करके रखा हुआ है, तो मैं आपके क्या बोल रहा हूँ, मैं झूठा इल्ज़ाम लगा दूंगा, यानी कि क्या लगा दूंगा, फॉल्स चार्ज लगा दूंगा। अगर मैं फॉल्स चार्ज के किसके ऊपर केस
केस लगा रहा हो, उसको थ्रेट दे रहा हो वो फॉल्स चार्ज पे केस लगाने के लिए, तो वैसे केस में वो कोजन माना जाएगा। इफेक्ट क्या रहेंगे कोजन के, तो कोजन का इफेक्ट सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक बार अगर आपको नोट्स पढ़ने का तरीका बताता हूँ, तो ऊपर मैंने फ्लो चार्ट के अंदर डेफिनेशंस और कुछ एक एक दो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उस पर्टिकुलर सेक्शन के रिगार्डिंग लिख करके रखा हुआ है, और उसके बाद उसके नीचे के अंदर उसके बाद नीचे मैंने उससे रिलेटेड और डिटेल में भी कवरेज किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन जो है आपके इधर फ्लो चार्ट से कवर करनी है, और उसके बाद आप जो है नीचे आ जाओगे तो और भी आपको जो है इफेक्ट्स वगैरह सर्कमस्टेंसेज वगैरह कि कैसे कैसे जो है वो किया जाता है उसके बारे में डिटेल भी आपको कवरेज देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं इसको कोजन को थोड़ा डिटेल में और लेके जाता हूँ। सबसे पहले देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ कोजन कि भाई कोजन के इफेक्ट्स क्या रहेंगे। तो इसके अंदर आता है कॉन्टैक्ट इंड्यूस बाय कोजन इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी। ये तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था कि भाई चाहे कोजन हो, मिसरिप्रेजेंटेशन हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, फ्रॉड हो, सामने वाली पार्टी के ऊपर रहेगा, वॉइडेबल हो जाएगा, और जिस भी पार्टी का कंसेंट जो है उसके थ्रू अफेक्ट हो रहा है, लेकिन मिस्टेक हुआ तो कंपलसरी वॉइड होएगा, ये बात याद रखना। तो इफेक्ट सबसे पहले वही बताया हुआ है कि भाई वॉइडेबल होगा, सेक्शन 19 के अंदर ये बात लिखी हुई है। एज टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, द पार्टी रिसेंडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुड इफ ही हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर, अगर उसको कोई भी बेनिफिट मिला है उसके अंदर तो उसको वो बेनिफिट जो है रिस्टोर करके देना पड़ेगा। जितने भी हद तक उसको एप्लीकेबल रहेगा उतने हद तक उसको जो है वो सारा बेनिफिट जो है रिस्टोर करके देना पड़ेगा। ये कौन सा जो है बोलता है सेक्शन, तो सेक्शन 64 बोलता है, जिसको हमने यूनिट 4 में भी देखा हुआ है, लेकिन यूनिट 4 के अंदर एग्जैक्ट सेम चीज़ें तो मैंने वहाँ पे सिर्फ मेंशन किया हुआ है, अच्छे से इसको जो है एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, यहीं पे हमने उसको जो है समझ लिया है, तो वही रिपीटेटिव जो है मैंने यहाँ पे नहीं डाला हुआ है। अ पर्सन टू हुम मनी हैज़ बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर कोजन मस्ट रीपे और रिटर्न इट, तो आपको रिस्टोर करना है जो भी आपको बेनिफिट मिला, जितने भी हद तक आप पे एप्लीकेबल होता है, कोई भी चीज़ आपको डिलीवर हुई है तो आपको जो है वापस उसको रिटर्न करनी पड़ेगी, और आपका जो है वॉइडेबल रहेगा ये कोजन के थ्रू अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका बनता है। तो उसके बाद आते हैं हम लोग अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर हम लोग जो है सेक्शन 16 को देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस व्हेन द रिलेशन सब्सिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन पार्टी इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, एक पार्टी एक ऐसे पोजीशन में कि वो दूसरी पार्टी का विल को डोमिनेट कर सकती है। ही यूजेज दैट पोजीशन टू ऑब्टेन अनड्यू एडवांटेज ओवर द पार्टी, वो तो उस पोजीशन में है और वो उस पोजीशन को यूज भी करता है ताकि सामने वाली पार्टी पे वो अनड्यू एडवांटेज जो है ऑब्टेन कर सके। तो वैसे केस में हम बोलेंगे कि भाई उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है एक्सरसाइज कर लिया है। अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनर, तो हम अब एक पर्सन को मानेंगे कि वो एक ऐसी पोजीशन में कि वो सामने वाली पार्टी का जो है विल डोमिनेट कर सकता है। वेयर ही होल्ड्स अपेरेंट अथॉरिटी, जब वो उसके साथ एक अपेरेंट अथॉरिटी को जो है होल्ड करता है, नीचे हम लोग इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे। और वेयर ही स्टैंड्स इन अ फ्यूडिशरी रिलेशनशिप, जब वो उसके साथ एक फ्यूडिशरी रिलेशनशिप में स्टैंड करता है। और वेयर द मेंटल कैपेसिटी ऑफ द पर्सन इज टेम्पररी, मतलब वो कभी साउंड माइंड का रहता है, कभी अनसाउंड माइंड का रहता है, तो ऐसा। तो नीचे यहाँ पे हम लोग देखते थे सर्कमस्टेंसेज वेयर देयर इज ड्यूटी टू स्पीक, कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेज है जब आपकी जो है ड्यूटी टू स्पीक बन जाती है। ये एक्चुअली मेरे ख्याल से सेक्शन 17 के साइड यहाँ पे कवर्ड किया है हम लोगों ने। तो फ्यूडिशरी रिलेशनशिप बेसिकली आपका जो है ऐसा रिलेशनशिप होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका गुड फेथ इन्वॉल्व होता है, जैसे कि एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन देख लो, तो उधर अटमोस्ट गुड फेथ चाहिए रहता है। तो यहाँ पे जो है वो चीज़ आ जाती है। तो इसको सेक्शन 17 के साथ हम लोग कवर करेंगे। सेक्शन 17 इज़ नथिंग बट फ्रॉड। मेरे को ये सेक्शंस याद है क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया अभी, लेकिन आपको जो है याद रहते तो ठीक है, नहीं रहते तो आपको पैनिक नहीं करना है, चल जाएगा। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड एक्ट्स विच आर कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और बाय हिज एजेंट विद एन इंटेंट टू डिसीव। यहाँ पे आपका इंटेंट रहता है, क्लियर इंटेंट रहता है कि भाई आपको सामने वाले पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। ठीक है, मैं अगर आपके साथ फ्रॉड कर रहा हूँ तो क्लियर यहाँ पे मेरा वो है इंटेंशन है कि भाई मेरे को आपको जो है यहाँ पे आपका नुकसान करवाना है। अनदर पार्टी डेयर टू और हिज एजेंट और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, या फिर हमको उसको इंड्यूस करना है कि भाई कैसे भी करके हमारे साथ वो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए। मेरे को आपको माल बेचना है, ठीक है, लेकिन मेरा माल बिक नहीं रहा है, तो मैं फिर अभी फ्रॉड वाली हरकतें कर रहा हूँ ताकि मेरा माल कैसे भी करके बिके और आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो और मैं माल आपको बेचूँ। ठीक है, और पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज द होल ट्रूथ टू द अदर पार्टी। आपका कोई भी पार्टी यहाँ पे जो है इस ऑब्लिगेशन के अंदर नहीं होना चाहिए, होता है कि भाई उसको पूरा का पूरा ट्रूथ जो है वहाँ पे उसको डिस्क्लोज करना है। केवल टेम्पटर जो है इसके अंदर जो है प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है कि भाई आपका जो परचेसर है, जो बायर है, उसको जो है अवेयर रहना चाहिए, उसको हमसे सवाल जवाब करना चाहिए। जब वो हमसे सवाल जवाब करेगा तभी तो हम उसको जो है उसके बारे में और डिटेल्स बताएंगे। अगर वो सवाल जवाब भी नहीं कर रहा है, मतलब हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि उसको पता रहेगा,
ठीक है। तो यहाँ पे केवल टेम्पर का जो है रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। इज द रूल एप्लीकेबल टू द कॉन्टेक्स्ट, देयर इज नो ड्यूटी टू स्पीक इन सच केसेस एंड साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। यहाँ पे आपको कोई भी ड्यूटी नहीं रहती स्पीक करने की, और आपका जो साइलेंस है वो आपका फ्रॉड पे भी जो है इट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू फ्रॉड। सिमिलरली देयर इज नो ड्यूटी टू डिस्क्लोज फैक्ट्स विच आर विद इन द नॉलेज ऑफ बोथ द पार्टीज। अगर दोनों पार्टीज वो फैक्ट्स को जानते हैं तो आपको जो है वापस से उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सर्कमस्टेंस टू सर्कमस्टेंस वेरी करेगा। अगर सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे है जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई दोनों पार्टी जो है अवेयर है आपकी, जो भी इसके टर्म्स वगैरह है, जो भी फैक्ट्स वगैरह है, दोनों पार्टी को पता है, ऐसे सर्कमस्टेंसेज है तो फिर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेज नहीं है तो फिर वैसे केस में आपको जो है बोलना पड़ेगा। अगर वैसे केस में भी आप साइलेंट रहते हो तो फिर आप जो है वो वैलिड नहीं रहेगा और आपका जो है वो फ्रॉड माना जाएगा। तो कौन सी ऐसी सर्कमस्टेंसेज है जहाँ पे आपकी ड्यूटी टू स्पीक है? तो सबसे पहले आता है फ्यूडिशरी रिलेशनशिप, जहाँ पे अटमोस्ट गुड फेथ, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस वगैरह वाले रिलेशन रहते हैं, तो वहाँ पे आपको ड्यूटी टू स्पीक है। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस के अंदर क्या आता है, तो ड्यूटी टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट, जितने भी मटेरियल फैक्ट्स है आपकी ड्यूटी है, आपको उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ मैरिज, आपको जो भी मटेरियल फैक्ट्स है वो आपको अगेन डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फैमिली सेटलमेंट, आपको सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, आपको जो सारे अगेन वही मटेरियल फैक्ट्स आपके प्रोस्पेक्टस के अंदर जो है डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। वेयर द साइलेंस इट्स वेयर द साइलेंस इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, जहाँ पे आपके साइलेंस की साइलेंस इज ओनली इक्विवेलेंट टू स्पीच, तो वहाँ पे आपको जो है बोलना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे भी शांत रहते हो तो फिर वैसे केस में आप पक्की बात है फ्रॉड कर रहे हो। तो एग्जाम्पल इधर मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है, जैसे कि ए ने बी को बोला कि इफ़ यू डू नॉट डिनाई, अगर आप उसको ये नहीं करते हो, डिसोन नहीं करते हो, तो मैं मान लूँगा कि भाई वो जो है सही है, वो सारी चीज़ें सही है। तो यहाँ पे जो है ए बी से हॉर्स खरीद रहा था, सॉरी बी ए से हॉर्स खरीद रहा था, और बी ने ए को बोला कि भाई अगर तू मना नहीं करेगा तो मैं मान लूँगा कि ये बंदा, ये जो हॉर्स है वो साउंड माइंड का है। और ए ने ऐसे केस में भी अगर ए साइलेंट रहता है मतलब ही वो साउंड माइंड का है, और बाद में जाके वो अनसाउंड माइंड का निकलता है, तो फिर ए ने पक्की बात है फ्रॉड कर ली हमारे साथ। ठीक है। तो इन केस ऑफ फ्रॉडुलेंट साइलेंस कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट अवॉइडेबल इफ द पार्टीज हुज कंसर्न वाज सो ऑब्टेन्ड had the means of discovering the truth with the ordinary diligence। अगर सामने वाली पार्टी अगर ऑर्डिनरी डिलीजेंस करती तो उसको वो जो भी डिफॉल्ट्स है, जो भी डिफेक्ट्स है वो पता लग जाते, तो उसने ऑर्डिनरी डिलीजेंस करना चाहिए था। अगर उसका ऑर्डिनरी डिलीजेंस वो नहीं करता है तो वैसे केस में आपका जो है ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं रहेगा। अगर उधर जो है साइलेंट रह के फ्रॉड किया गया तो भी वो जो है वॉइडेबल नहीं रहेगा। पीछे हम लोगों ने सेक्शन 19 के अंदर देखा था कि क्या, कि फ्रॉड करते हो तो वॉइडेबल रहेगा, फ्रॉड करते हो, मिसरिप्रेजेंट करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, वॉइडेबल रहेगा। लेकिन इस केस में यहाँ पे एक्सेप्शन दे रहे हैं हम लोग सेक्शन 19 को, कि भाई कुछ केसेस में अगर आप फ्रॉड कर रहे हो, साइलेंस के थ्रू फ्रॉड कर रहे हो, तो वैसे केस में आपका जो है वो वॉइडेबल नहीं रहेगा, अगर सामने वाली पार्टी ऑर्डिनरी डिलीजेंस करके जो है वो ट्रुथ को डिस्कवर कर सकती थी। तो ये आपके कुछ सर्कमस्टेंसेस हो गए जहाँ पे आपकी ड्यूटी रहती है स्पीक करने की। उसके बाद फ्लो चार्ट में फिर से आएंगे तो देखते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 को। सबसे पहला मिसरिप्रेजेंटेशन को समझ लेते होता क्या है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच ऑफ फॉल्स, एक ऐसा स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है जो कि है गलत, फॉल्स है, वुड कंस्टिट्यूट मिसरिप्रेजेंटेशन इफ द मेकर बिलीव्स इट टू बी ट्रू। जैसे कि मान लो ये पर्टिकुलर जो नोट्स है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, ये जो है झूठे, ये फॉल्स है, ठीक है, लेकिन मैं बिलीव कर रहा हूँ कि ये जो है ट्रुथ है, ये सही, ये जो भी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन में लिखी हुई वो सच है, ये मैं बिलीव करता हूँ, लेकिन एक्चुअल में यह है गलत, और मैं स्टिल सही समझ के इसको आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, फ्रॉड नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं ये बात जानता हूँ ये गलत है और फिर भी मैं आपको दे रहा हूँ तो फिर वो फ्रॉड हो गया। लेकिन मेरे को नहीं पता ये चीज़ गलत है, मैं मान रहा हूँ ये चीज़ सही है और फिर मैं आपको ये नोट दे रहा हूँ, तो वैसे केस में मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये नोट सही में सही है, मॉड्यूल के थ्रू जाके कंपेयर कर सकते हो, और तुमको रिवाइज कर रहे हो तो समझ में आ रहा रहेगा भाई कुछ भी इसके अंदर गलत नहीं लिखा है मैंने, जस्ट एक एग्जाम्पल था, ठीक है, जस्ट एक एग्जाम्पल था, सीरियस मत लेना, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते, इफ द मेकर बिलीव्स इट टू बी ट्रू बट विच इज नॉट जस्टिफाइड बाय द इन्फॉर्मेशन ही पजेसेस, जो उसके पास इन्फॉर्मेशन थी उसके थ्रू वो जस्टिफाइड नहीं हो रही है, वो मान रहा है वो चीज़ सही है लेकिन वो चीज़ सही नहीं है, मतलब कि मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है। where there is a breach of duty by a person without any intention to deceive which brings an advantage to him। मेरा इंटेंशन नहीं है सामने वाली पार्टी को डिसीव करना, लेकिन मैं कुछ ऐसा एक्ट करो जिससे वो एक्चुअल में डिसीव हो रहा है लेकिन मेरा इंटेंशन नहीं है, तो फिर अगेन वो मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाता है। when a party causes even though where a party causes even though learn innocently the other party to the agreement to make a mistake as to the subject matter। मैंने कुछ पर्टिकुलर एक्ट किया, ईमानदारी के साथ किया, जिसकी वजह से आपसे कुछ मिस्टेक हो गई, ठीक है, तो ऐसे केस में भी ये मिसरिप्रेजेंटेशन का केस माना जाएगा।
नीचे देख ले तो नीचे यहाँ पे जो है हमने जो है सेक्शन 16 का जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस का जो है एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को जो है यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो ये एक्चुअली हमको सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ ही कवर करना चाहिए था, बट थोड़ा सा बाद में कवर कर रहे हैं। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप अगर हम लोग ऊपर समझ के आ चुके हैं, गुड फेथ वाले रिलेशनशिप। यहाँ पे जो है एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए अनड्यू इन्फ्लुएंस के, तो सबसे पहले मेंटल डिस्ट्रेस का भी यहाँ पे एक पार्ट रहता है कि भाई कोई बंदा इलनेस है, उसको ओल्ड एज का है बहुत ज़्यादा, तो उसके केस में अगर हम लोग उसकी इलनेस का, उसकी ओल्ड एज का, थोड़ा सा अनसाउंड माइंड के अगर उस चीज़ का एडवांटेज उठा रहे तो फिर अपन जो है उसका जो है उसके साथ जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहे हैं। अनकॉन्शियसबल बार्गेन्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि वेर वन ऑफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर पार्टी एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज अपेरेंटली अनकॉन्शियसबल, दैट इज अनफेयर, बहुत ज़्यादा अनफेयर वो कॉन्ट्रैक्ट है। इट इज प्रिज्यूम्ड बाय लॉ दैट द कंसेंट मस्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। उसके बाद आता है बर्डन ऑफ प्रूफ, कि भाई बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा। द बर्डन ऑफ प्रूविंग द एब्सेंस ऑफ द यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन टू ऑब्टेन द अनफेयर एडवांटेज विल लाई ऑन द पार्टी हुज who is in the position to dominate the will of the अदर पार्टी। जो भी पार्टी उस पोजीशन में कि वो डोमिनेट कर सकती थी विल सामने वाली पार्टी का, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा कि भाई मैं हूँ भले उस पोजीशन में कि मैं डोमिनेट कर सकता हूँ उस विल, उसके विल को, लेकिन मैंने वो पोजीशन को जो है एक्सरसाइज उसका जो है गलत इस्तेमाल नहीं किया, ये प्रूव करना पड़ेगा उस बंदे को। उसके बाद आते हैं सेक्शन 19A हम लोग को बताता है पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट voidable at the option of the party whose consent was so caused. Any such contract may be set aside either absolutely or if the party who was entitled to avoid it has received any benefit thereunder upon such their terms and conditions as to court may seem just। तो वही बात जो हम लोग ऊपर देख के आ चुके हैं वही अगेन रिपीट हो रही है यहाँ पे। अलग अलग सेक्शन दिए गए लेकिन बात वही है। उसके बाद आते हैं सेक्शन 19 के ऊपर। सेक्शन 19 में यहाँ पे बात करता है लीगल इफेक्ट्स ऑफ एग्रीमेंट्स विदाउट फ्री कंसेंट, कि भाई अगर जहाँ पे कुछ एग्रीमेंट्स है जहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं है तो उसके लीगल इफेक्ट्स क्या आएंगे। व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट एंड कॉज्ड बाय कोजन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, द एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। ऊपर ही हम लोग देख लिया है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का अलग से सेक्शन 19A रखा हुआ है, तो यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस इसलिए उन्होंने कवर नहीं किया हुआ है। और पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में इफ ही थिंक्स फिट इंसिस्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म। अगर वो यहाँ पे कंसेंट हमने फ्रॉड या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू लिया हुआ है तो वैसे केस में जो है अगर पार्टी को वो ठीक लगता है तो इंसिस्ट कर सकते हैं आपस में कि भाई इसको अपन परफॉर्म करते हैं, भले ही यहाँ पे कंसेंट फ्रॉड से लिया गया है, मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू लिया गया है, लेकिन स्टिल हम लोग को ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाहिए, तो वो लोग कर सकते हैं। इसका एक एक्सेप्शन बनता है कि इफ सच कंसेंट वाज सो कॉल्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस फ्रॉडुलेंट, आपने फ्रॉड के थ्रू किया था और ये फ्रॉड आपने साइलेंस रहते हुए किया था या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू किया हुआ था, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 17 द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वायलेबल। ऊपर हम लोगों ने जो लाइन देखी ना, सेम लाइन यहाँ पे रिपीट की हुई है, ऑर्डिनरी डिलीजेंस के थ्रू अगर वो पता कर सकता है तो फिर वो वॉइडेबल नहीं रहेगा। तो ये सेम बात वापस रिपीट करके लिखी हुई है। उसके बाद आते हैं मिस्टेक के पार्ट पर। मिस्टेक के पार्ट के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, तो इज सेट टू हैव अकर्ड वेयर द पार्टी इंटेंडिंग टू डू वन थिंग टू डू समथिंग एल्स बाय एरर। एक चीज़ हमने को एक पर्टिकुलर चीज़ करनी थी लेकिन एक एरर के चलते हमसे हो कुछ और गया, हम करना कुछ और चाहते थे हो कुछ और गया, वैसा वाला सिचुएशन बनता है। मिस्टेक इज एन एररनियस बिलीव कंसर्निंग समथिंग। कुछ एररनियस बिलीव रहता है कि भाई कुछ एरर हो गया जिसकी वजह से हमसे जो है गलती हो गई, वो हमारी मिस्टेक मानी जाएगी। तो यहाँ पे दो टाइप की मिस्टेक होती है। सबसे पहले मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ होता है, दूसरा आपका मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ होता है। द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज एवरीवन इज सपोज टू नो द लॉ ऑफ हिज कंट्री। अगर आप इंडियन लॉ के थ्रू इंडियन लॉ के अंदर वाली मिस्टेक कर रहे हो तो भाई आपका जो है वॉइडेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको आपका लॉ पता होना चाहिए आपकी कंट्री का। अगर आप मिस्टेक कर रहे हो फॉरेन लॉ में, फॉरेन लॉ के अकॉर्डिंग आप मिस्टेक कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, तो वो सीधा सीधा जो है वर्ड हो जाता है। इफ बोथ द पार्टीज आर अंडर अ मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ, अगर दोनों पार्टीज फॉरेन लॉ के मिस्टेक के चलते जो है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिस्टेक कर रही है तो वो वर्ड हो जाएगा। बिकॉज वन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू नो द लॉ ऑफ अदर कंट्री। यहाँ पे यूनिलैटरल और बायलैटरल का केस आता है। ऊपर ही हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया कि यूनिलैटरल और बायलैटरल क्या होता है। यूनिलैटरल के अंदर भाई एक बंदे ने अपना काम कर लिया, एक बंदे ने नहीं किया हुआ है, और बायलैटरल के अंदर दोनों बंदों ने अब तक जो है अपना काम नहीं किया हुआ है। when the both the parties to an agreement are under a mistake, तो ऊपर एक पार्टी मिस्टेक में है यूनि के अंदर और बायलैटरल के अंदर दोनों ही पार्टी आपका जो है मिस्टेक के अंदर आ जाता है। तो ये आप लोग जो है आपके साइड से देख सकते हो। इसी के साथ हम लोगों ने फ्री कंसेंट का पार्ट भी पूरा का पूरा कवर कर लिया है।
उसके बाद सर हम लोग आ जाते हैं अगले पार्ट की तरफ, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन के पार्ट पे। यहाँ पे सेक्शन 23 हमको सबसे पहले मिलेगा, विच कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड दोज विच आर नॉट। सेक्शन 23 हमको ये बताएगा, द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस, आपका जो है कंसिडरेशन जो रहेगा या फिर जो भी आपका ऑब्जेक्ट रहेगा आपके एग्रीमेंट का वो लॉफुल रहेगा, अनलेस इट इज़ फोरबिडन बाय लॉ, it is of such a nature that if permitted it would defeat the provision of any law, वो कोई भी आपके लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर जाएगा। इस फ्रॉडुलेंट, वो है फ्रॉडुलेंट, इंजरी इन्वॉल्व करता है कोई भी पर्सन को या फिर उसकी प्रॉपर्टी को, द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल, या फिर कोर्ट उसको बोल रही है भाई ये इमोरल है, या फिर वो जो है पब्लिक पॉलिसी को जो है अपोज्ड में है, तो यहाँ पे जो है वो जो है क्या हो जाएगा, आपका आपका कंसिडरेशन या फिर एग्रीमेंट जो है वो अनलॉफुल हो जाएगा अगर वो इन चारों में से कुछ भी जो है चीज़ इन्वॉल्व कर देता है। तो अभी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के अंदर हम लोग कौन सी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले आता है ट्रेडिंग विद एनिमी। ठीक है, ट्रेडिंग विद एनिमी के अंदर क्या होता है, तो आपने जो है अलायंस कर लिया उस गवर्नमेंट के साथ में जिसके साथ में जिस गवर्नमेंट का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ वॉर चल रहा है। ठीक है, तो आपने एक पर्टिकुलर मतलब मान लो इधर एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान हो गया, इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, आप इंडिया में रहते हो, आपने इंडिया में रहते हुए किसी पाकिस्तान के ट्रेडर के साथ जो है कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर रखा है, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे आप जो है एनिमी के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो। तभी बोलेंगे हम ये चीज़ जब आपके पास प्रायर गवर्नमेंट का लाइसेंस नहीं होगा। अगर आपके पास गवर्नमेंट का लाइसेंस है कि भाई आप ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ऐसे केस में आप ट्रेडिंग विद एनिमी नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो वैसे केस में हम लोग ऐसे मान लेंगे कि आप एनिमी के साथ ट्रेड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर बंदे जिस बंदे के साथ आप ट्रेड कर रहे हो उसकी कंट्री हमारे कंट्री के साथ वॉर पे है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन अगला आता है, अगला एक केस आता है जो कि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के अंदर कवर्ड है। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन के अंदर क्या होता है, तो एन एग्रीमेंट टू स्टिफल प्रोसिक्यूशन दैट इज एन एग्रीमेंट टू प्रिवेंट प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड फ्रॉम रनिंग देयर नॉर्मल कोर्स यूजिंग फोर्स, सच एग्रीमेंट इज ऑल्सो वॉइड। कुछ प्रोसीडिंग्स चल रही थी, ठीक है, कुछ प्रोसीडिंग्स चल रही थी, लेकिन आपने उस प्रोसीडिंग्स के अंदर जाके कुछ छिड़कानी करने की कोशिश करी। ठीक है, अच्छा वाला चीज़ चल रहा है, लेकिन आपने बोला अच्छा वाला चीज़ क्यों चल रहा है, ये अच्छे ऐसे प्रोसीडिंग्स में होने नहीं दूंगा, तो आपने उसके अंदर बेसिकली आपका पैर अड़ाया। ठीक है, आपने आपकी टांग अड़ाई। ठीक है, तो ये जो टांग अड़ा रहे हो आप, वही आपका स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन है और कुछ नहीं। तो आपकी प्रोसीडिंग्स चल रही थी, ठीक है, या फिर आप जो है प्रोसीडिंग्स होने वाली थी, लेकिन जो जैसे वो नॉर्मल कोर्स में होती, ठीक है, वो नॉर्मल कोर्स में आपने उसको होने से प्रिवेंट किया, उसको रोका, उसको कुछ भी डिले करने की कोशिश आपने आपकी तरफ से की, वो आपका स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन के अंदर आएगा कि वो प्रोसिक्यूशन हो रहा था, प्रोसीडिंग्स हो रही थी, लेकिन आपने उसके अंदर दखल अंदाजी कर ली। ये बात आपका स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन के अंदर कवर्ड है। उसके बाद आता है मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी के कॉन्सेप्ट। इसके सबसे पहले हम लोग मेंटेनेंस के पार्ट को समझेंगे। मेंटेनेंस इज एन एग्रीमेंट इन विच अ पर्सन प्रोमिसेस टू मेंटेन अ सूट इन विच ही हैज नो इंटरेस्ट। उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन स्टिल वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं मेंटेन करूंगा ये पर्टिकुलर सूट को, तो हो गया मेंटेनेंस। चैम्पर्टी क्या होगा, तो चैम्पर्टी इज एन एग्रीमेंट इन विच अ पर्सन एग्रीज टू असिस्ट अनदर इन लिटिगेशन। आप मदद करोगे किसी दूसरे बंदे की इस एक लिटिगेशन के अंदर में, चैम्पर्टी के अंदर, इन एक्सचेंज ऑफ अ प्रॉमिस टू हैंड ओवर अ पोर्शन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ एक्शन। एक्शन को लेकर के जो भी प्रोसीड्स आएंगे उसका जो कुछ हिस्सा जो है आप बदले में ले लोगे और आप उसको जो है मदद करोगे, ये हो गया चैम्पर्टी। उसके बाद आता है ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिस एंड टाइटल्स। बेसिकली आपके रिश्वत हो गया, एक गवर्नमेंट की जॉब है, वो गवर्नमेंट की जॉब अभी एक बंदे के पास है और वो बंदा जल्दी रिटायर करने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली समझ लो एक्स बंदा है, एक्स बंदा गवर्नमेंट जो है मान लो पुलिस में है। ठीक है, तो पुलिस की एक अच्छी पोस्ट पे अब आपको वो पोस्ट चाहिए। ठीक है, लेकिन वो बंदे को अभी रिटायर होने में थोड़ा सा टाइम है, मान लो 3-4 साल है, तो आपने जो है उधर रिश्वत दी और उसको जो है अभी के अभी रिटायरमेंट करवा दिया ताकि आपको वो पोस्ट मिल सके। तो ऐसे केस में आप क्या कर रहे हो, ट्रैफिकिंग कर रहे हो पब्लिक ऑफिस के रिलेटिंग। तो ये आप जो है कर रहे हो, तो वो हम लोग मानेंगे कि आप अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी हो। क्यों? तो क्योंकि हम लोग ये बोल रहे हैं कि भाई जो भी गवर्नमेंट की जॉब होती है, जो भी आपके ऐसे सर्विसेज होते हैं जो कि पब्लिक के लिए होते हैं, तो वहाँ पे अगर आप कोई भी मनी कंसिडरेशन दे करके अपॉइंटमेंट करवा रहे हो, अपॉइंटमेंट ले रहे हो, तो फिर वैसे केस में वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आ जाता है। उसके बाद आता है एग्रीमेंट स्टैंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज। ये भी आपका जो है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स, ठीक है, आपके जो भी मैरिज ब्यूरो वगैरह रहते हैं वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो आपका ब्रोकरिंग का एग्रीमेंट नहीं करवाते, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इंटरफेरेंस विद द कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। उसके बाद आता है कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट की, भाई कंसिडरेशन जो है अनलॉफुल है पार्ट में बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 24, यहाँ पे
सेक्शन 24 का रूल आता है, इफ एनी पार्ट ऑफ एन सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट्स और एनी वन और एनी पार्ट ऑफ एनी ऑफ सेवरल कंसिडरेशन फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट। बेसिकली इसके अंदर जो है बहुत सारा जो है टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर टेक्निकल लैंग्वेज को यूज़ करके लिखा हुआ है। मैं आपको उसको सरल भाषा में समझाता हूँ कि आपने एक पर्टिकुलर जो है क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके अंदर आपका एक कंसिडरेशन है, लेकिन आपका वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो अनलॉफुल है। अब ये अनलॉफुल भी पूरा का पूरा अनलॉफुल है तो सीधा सीधा बात है वॉइड हो जाएगा। लेकिन सेक्शन 24 के अंदर हम आपको क्या बोल रहे हैं कि वो अनलॉफुल है, लेकिन वो पूरा अनलॉफुल नहीं है, वो इन पार्ट अनलॉफुल है, मतलब आधा ही आपका कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल है, आधा कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल है। तो अगर आप अनलॉफुल को लॉफुल वाले पार्ट से सेपरेट कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, अनलॉफुल वैलिड हो जाएगा और लॉफुल वैलिड रहेगा। लेकिन आप उन दोनों अनलॉफुल और लॉफुल को सेपरेट नहीं कर सकते हो, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को आप अलग अलग नहीं कर सकते हो, तो फिर वैसे केस में पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाएगा। यही सेक्शन 24 के अंदर लिखी हुई है। टेक्निकल लैंग्वेज काफ़ी चीज़ इसके अंदर जो है यूज़ की हुई है। स्टार्टिंग अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा टेक्निकली यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, लेकिन इतना आपको टेक्निकल जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपको समझ लेना है क्या लिखा हुआ है और आप थोड़ा सा लिख सकते हो। यहाँ पे कैन बी सर्व्ड, कैन नॉट बी सर्व्ड, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। आप इसको जो मैंने रेड में लिखा हुआ है तो ये आपका बेसिकली कीवर्ड रहेगा, ये 2 लाइंस रहेगी, आप इसको समझ लेना, आपको समझ जाए। यहाँ इसी के साथ में एक और एक पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोग आते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स की तरफ पे। वॉइड एग्रीमेंट्स की तरफ पे हम लोग देखते हैं कि वो कौन से एग्रीमेंट्स आपके वॉइड होते हैं। सबसे पहले एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज आपका वॉइड रहता है। एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन माइनर। माइनर के लिए आप एग्रीमेंट बना रहे हो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज के लिए तो चलेगा, मतलब कि आप रोक रहे हो माइनर को मैरिज करने के लिए, इट्स गुड, अच्छा है, वो वैलिड है। लेकिन उसके अलावा आप किसी भी पर्सन को रोक रहे हो मैरिज करने से तो फिर वो वॉइड हो जाएगा। सेक्शन 26 बोलता है, इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन याद रखना नहीं है, अगेन मैं बता रहा हूँ। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, यहाँ पे थोड़ी लंबी चर्चा आएगी। एन एग्रीमेंट बाय विच एन एनी पर्सन इज रिस्ट्रेंट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन और ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज टू दैट एक्सटेंट वॉइड। जितने हद तक हम उस बंदे को रोक रहे हैं ना, सिर्फ उतने हद तक वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी है। सबसे पहले सेल ऑफ गुडविल का एक्सेप्शन आता है, यहाँ पे सेल ऑफ गुडविल का केस आता है। आपका एन एग्रीमेंट विच रिस्ट्रेंस द सेलर ऑफ गुडविल फ्रॉम कैरिंग ऑन अ बिजनेस इज वैलिड इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। अगर आपने आपका गुडविल बेचा और आपके गुडविल बेचने के बाद आप साथ साथ उसको कुछ चीज़ें करने से रिस्ट्रेन भी कर लो तो वो वैलिड रहेगा। अगर अगर आपका जो है ये रिस्ट्रिक्शन जो है सिमिलर बिजनेस को लेकर के है, विद इन लोकल लिमिट्स में है, आपका जो है ये जो है एक आपके मिलते जुलते, मतलब आपने एक बिजनेस बेचा उसके साथ ही आप दूसरा मिलता जुलता बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उससे रिगार्डिंग है तो ये वैलिड रहेगा। और वो स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स आपको उसके अंदर आपके लोकल लिमिट्स स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। और उसके बाद आपका जो है ये रीजनेबल भी होना चाहिए, तो वैसे केस में आपका जो है ये रिस्ट्रेंट का एग्रीमेंट वैलिड रहेगा सेल ऑफ गुडविल के केस में। उसके बाद आते हैं पार्टनर्स एग्रीमेंट। पार्टनर्स एग्रीमेंट के केस में हमारे पास अलग अलग 4 पॉइंट यहाँ पे बनेंगे। सबसे पहले ए पॉइंट के अंदर हम लोग देखते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन एग्जिस्टिंग पार्टनर। आपके एग्जिस्टिंग जो पार्टनर है उसके ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हो। और पार्टनर शैल नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ द फर्म वाइल ही इज अ पार्टनर। ये बात हमको पता है, जब वो पार्टनर एक पर्टिकुलर फर्म का तो वो कोई और बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर सकता, उसको हम लोग रिस्ट्रेन करते हैं। उसके ऊपर हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन डाल के रखी हुई है। आउटगोइंग पार्टनर के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है? आउटगोइंग पार्टनर में अग्री विद हिज पार्टनर दैट ही विल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस सिमिलर टू दैट ऑफ फर्म विद इन अ स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स। सच एग्रीमेंट शैल बी वैलिड ओनली इफ रिस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल। अगर सिर्फ आपके रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है तो ही ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। उसके बाद आता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन पार्टनर्स अपॉन और इन एंटिसिपेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जब फर्म डिसोल्यूशन होती है, खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, तो वैसे केस में क्या होगा? तो पार्टनर्स में अपॉन और इन एंटिसिपेशन ऑफ डिसोल्यूशन, या फिर मतलब या तो हो गई है, बंद होने पे है, या फिर होने वाली है, तीनों केसेस यहाँ पे कवर्ड हो जाते हैं। पार्टनर्स में अपॉन और एनी और इन एंटिसिपेशन ऑफ डिसोल्यूशन में रिस्ट्रिक्ट अदर रादर टू डू बिजनेस सिमिलर। अगर आपको उनको पता है कि भाई बिजनेस खत्म होने वाला है तो दूसरे पार्टनर को रोक सकते हैं कि तू ये बिजनेस को जो है नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये बिजनेस को आगे कंटिन्यू करूंगा, अलग से चलाऊंगा, वॉट एवर। तो ऐसे रिस्ट्रिक्शन आप डाल सकते हो टू दैट ऑफ द फर्म विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। स्पेसिफाइड पीरियड में आपको करना है और स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स पे रखना है आपको। सच एग्रीमेंट शैल बी वैलिड ओनली इफ रिस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल। रिस्ट्रिक्शंस इन इस केस ऑफ सेल ऑफ गुडविल, अगेन वही सेल ऑफ गुडविल जो ऊपर हम लोग देखा वही नीचे लिखा है। और पार्टनर में अपॉन द सेल ऑफ गुडविल ऑफ फर्म मेक एन एग्रीमेंट दैट सच पार्टनर विल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस। अगेन वही है, अगर वो रीजनेबल रहता है वगैरह तो स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स के अंदर वो वैलिड रहेगा। उसके बाद आते हैं अनसर्टन एग्रीमेंट के ऊपर। एन एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टन इज वॉइड। जिसका आपका जो है मीनिंग सर्टन ही नहीं है तो वो वॉइड है, मतलब वो वेग है। और हमने बोला वो वेग नहीं होना चाहिए ना, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था वेग नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं ना कि भाई वो सर्टन नहीं है,
सर्टन नहीं मतलब वो वेग है, तो ऐसे केस में वो वर्ड हो जाएगा। बट वेयर द मीनिंग देयर फॉर इज वेयर द मीनिंग देयर ऑफ इज केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन द एग्रीमेंट इज वैलिड। लेकिन अगर आप वो सर्टन हो जाता है बाद में, या फिर आप उसको समझा देते हो, कुछ भी करके सर्टन बना देते हो, तो वो वैलिड हो जाएगा। फिर आता है वेगरिंग एग्रीमेंट। वेगरिंग एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेगर इज वॉइड। इट इज एन एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग पेमेंट ऑफ अ सम ऑफ मनी अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ एन अनसर्टन इवेंट। एक अनसर्टन इवेंट होगा तो उसके अंदर मनी वगैरह का पेमेंट आपका इन्वॉल्वमेंट होगा। द एसेंस ऑफ अ वेगर इज दैट ईच साइड शुड स्टैंड और विन और लूज। आपका कोई एक जो एक बंदा जीतेगा, एक बंदा हारेगा, डिपेंडिंग ऑन द वे एन अनसर्टन इवेंट्स टेक्स प्लेस, इन रेफरेंस टू विच द चांस इज टेकन एंड इन अकरेंस ऑफ विच नीदर ऑफ द पार्टीज हैज लेजिटिमेट इंटरेस्ट। एक पर्टिकुलर चीज होगी तो एक बंदा हारेगा, एक बंदा जीतेगा, उससे जो बंदा हारेगा उसको लॉस होगा, और जो बंदा जीतेगा उसको गेन होगा, उसको मुनाफा होगा। उसके बाद आता है आपके वेगर का, जो ये वेगर का जो आपका एग्रीमेंट है, इसके एसेंशियल्स क्या होंगे। तो सबसे पहले देयर मस्ट बी प्रॉमिस टू पे मनी और मनीज वर्थ। एक प्रॉमिस होना चाहिए कि आप मनी या फिर मनी का वर्थ पे करोगे। प्रॉमिस मस्ट बी कंडीशनल। अनसर्टन इवेंट होना चाहिए। टू पार्टीज होने चाहिए जिसके अंदर विन या लॉस की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, और नो इंटरेस्ट इन द इवेंट एक्सेप्ट फॉर स्टेक। जो आपको बेनिफिट, जो जीतने से आपको जो बेनिफिट मिल रहा है, उसके अलावा आपका कोई और इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ट्रांजैक्शन रिसेबलिंग विद वेगरिंग ट्रांजैक्शन बट आर नॉट वॉइड। ये वेगरिंग ट्रांजैक्शन के जैसे होते हैं लेकिन वॉइड नहीं होते। कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं, तो चिट फंड वाले ट्रांजैक्शन, कमर्शियल ट्रांजैक्शन, शेयर मार्केट वाले ट्रांजैक्शन, गेम्स ऑफ स्किल एंड एथलेटिक कॉम्पिटिशन, और कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस, ये वाले आपके जो है आ जाते हैं। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस और वेगरिंग एग्रीमेंट। आप पॉज करके इसको अच्छे से अपने आप से कवर कर लेना, बिकॉज इतना मेरा इसके अंदर कुछ समझाने वाला पार्ट है नहीं, या फिर कुछ रिवाइज करने वाला पार्ट है नहीं। हाँ इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार देखना चाहिए। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हो। इसी के साथ हमारा यूनिट 3 खत्म हो जाता है। वी आर स्टार्टिंग विथ यूनिट 4 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा यूनिट है, काफ़ी मैंने इसके अंदर फिल्टर करके रखा हुआ है। सेक्शंस अगेन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो शुरू करते हैं। उसके बाद यूनिट 4 का हम लोग शुरू कर रहे हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, की भाई कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज है उसके उनके ऑब्लिगेशंस क्या रहेंगे। द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। उन्होंने परफॉर्म करना चाहिए, फिर ऑफर करना चाहिए कि भाई हम परफॉर्म करने के लिए तैयार है। द रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस विद और एक्सक्यूज अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनी लॉ। आपका कोई भी, या तो बाद में वो एक्सक्यूज हो चुका है, जैसे कि पहले वो लीगल था, पहले वो इलीगल नहीं था, लेकिन बाद में वो इलीगल होगा, तो आप एक्सक्यूज दे सकते हो कि भाई जब हमने बनाया तब लीगल था, अब जब मैं परफॉर्मेंस को करने वाला था तो ये इलीगल बन गया। तो वैसे केस में आप परफॉर्मेंस आपकी एक्सक्यूज हो सकती है। प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ सच प्रोमिसर परफॉर्म बिफोर परफॉर्मेंस। अगर उसके प्रोमिसर की प्रोमिसर की डेथ हो जाती है आपके परफॉर्मेंस से पहले, तो आपका जो है उसके रिप्रेजेंटेटिव को आप जो है आप पर जा करके बोल सकते हो परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद आते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होता है, तो वेर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज डन what he had undertaken to do, or either of the parties have fulfilled their obligations under the contract within the time and in the manner prescribed। जिस भी मैनर में उस पर्टिकुलर पार्टी को परफॉर्मेंस करनी थी, वो उसी मैनर में अगर परफॉर्म कर देता है तो हम उसको बोलेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। आपने जो है मना कर दिया कि भाई आप जो सामने वाला बंदा आपका जो है परफॉर्म कर रहा है, तो आपने उसके परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। वेर अ प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड। आपके प्रोमिसर ने प्रोमिसी को ऑफर दिया कि मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ, लेकिन प्रोमिसी ने वो आपका जो है परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं किया, देन द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। तो आपका फिर प्रोमिसर उस केस में नॉन परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। नॉट डज द लॉस, जो भी उसके वजह से जो उसके राइट्स लूज हुए उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रोमिसी के, उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म होली। अगर पूरी तरीके से आपका पार्टी मना कर देता है आपको परफॉर्म करने से, तो सेक्शन 39 में आपको प्रोवाइड करता है दैट व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म और डिसेबल हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स इटर्निटी, द प्रोमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर प्रोमिसर ने अपने आप को डिसेबल कर दिया, या फिर उसने अपने जो है विलिंगनेस अनविलिंगनेस एक्सप्रेस कर लिया, तो वैसे केस में प्रोमिसी जो है आपके जो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है बाय वर्ड्स और कंडक्ट हिज एक्विजिशंस इन इट्स कंटिन्यूएंस। उसके बाद आपका आ जाता है बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट में भी परफॉर्म, कि कौन आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले पर्सन बाय हुम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म,
if it appears from the nature of the case that it was the intention of parties to any contract that any promise contained in it should be performed by the promiser himself, such promise must be performed by the promiser. अगर एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से ये रिसेंबल हो रहा है कि भाई जो प्रॉमिस है वो प्रॉमिसर खुद से परफॉर्म करेगा, तो वैसे कैसे प्रॉमिसर को खुद से ही परफॉर्म करना पड़ेगा। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक पेंटर हूँ, मैंने बोला है कि भाई मैं तेरा घर आके पेंट कर दूंगा, तो वैसे केस में जो प्रॉमिसर है मैं उसी से पेंट करवाना चाहता हूँ ना। ये कॉन्ट्रैक्ट देख के पता चल रहा है कि भाई जो बंदा बोल रहा है, वादा कर रहा है कि मैं आके पेंट करूंगा, तो वही बंदा आके पेंट करना चाहिए ना, उसके बिहाफ पे वो किसी और को थोड़ा ना भेजेगा। तो वैसे केस में सर ये यहाँ पे बात लिखी हुई है। उसके अंदर आता है थर्ड पर्सन इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन। आपका थर्ड पर्सन का क्या इफेक्ट आता है अगर आप जैसे ऐसे केस में, जैसे कि मैंने बोला था मैं करूँगा पेंट, लेकिन मेरे बजाय मैं किसी दूसरे बंदे को भेज रहा हूँ पेंट करने के लिए, तो वो बंदा कौन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। तो वैसे केस में सर क्या होगा, तो मैंने प्रॉमिस ही एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, तो ऐसे केस में अगर प्रॉमिस थर्ड पर्सन से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स इन्फोर्स इट अगेंस्ट द प्रॉमिसर, तो उसके बाद वो प्रॉमिसर के अगेंस्ट उसको इन्फोर्स नहीं कर सकता। दैट इज परफॉर्मेंस बाय अ स्ट्रेंजर इफ एक्सेप्टेड बाय द प्रॉमिसी, दिस रिजल्ट्स इन डिस्चार्जिंग द प्रॉमिसर। तो अगर आप थर्ड पर्सन से आपका प्रॉमिसी एक्सेप्ट कर लेता है तो वो प्रॉमिसर जो है डिस्चार्ज हो जाता है। ऑल्दो द लेटर हैज नीदर अथोराइज नॉट रेटिफाइड द एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी, भले आप रेटिफिकेशन करो नहीं करो हमको फर्क नहीं पड़ता, तूने अगर प्रॉमिसी थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली तो प्रॉमिसर हो गया आपका डिस्चार्ज। उसके बाद यहाँ पे जॉइंट प्रोमिसर्स का पार्ट आता है, सेक्शन 42 यहाँ पे जॉइंट प्रोमिसर्स का रहता है, इंपॉर्टेंट है। व्हेन टू और मोर पर्सन्स हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस देन अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑल सच पर्सन मस्ट जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस। तो अनलेस अगर आप कोई भी अलग, तो कोई भी इंटेंशन आपका कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं होता, तब तक सारे लोग जो है साथ मिलकर ही उस प्रॉमिस को परफॉर्म करेंगे। इफ एनी ऑफ देम डाइज, कोई भी मर जाता है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वहाँ पर आके परफॉर्म करना चाहिए बाकी सर्वाइविंग प्रोमिसेस के साथ में। इफ ऑल ऑफ देम टाइम, तो सारे रिप्रेजेंटेटिव जो है आपके जो रहेंगे वो मिल करके आके उस प्रॉमिस को जॉइंटली परफॉर्म करेंगे। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस की, भाई रेसिप्रोकल प्रॉमिस का परफॉर्मेंस कैसे होगा, तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस का परफॉर्मेंस तभी होगा जब आप कुछ काम, मतलब एक ऐसा काम है कि जो कि पहले आप करोगे उसके बाद मैं करूँगा, तो जब तक आप आपका काम नहीं करते हो तब तक मैं मेरा काम कैसे करूँगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, पहले आपको आपका प्रॉमिस परफॉर्म करना पड़ेगा उसके बाद ही मैं मेरा करूँगा। जब तक आप आपका प्रॉमिस परफॉर्म नहीं कर रहे तब तक मैं मेरा प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करूँगा, मेरा पार्ट परफॉर्म नहीं करूँगा। यही रेसिप्रोकल प्रॉमिस का जो है पार्ट आता है। कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो कि दोनों पार्टीज के कंसेंट के बिना आपको परफॉर्म करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इफेक्ट्स ऑफ नोवेशन रिसेशन एंड अल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई आपका जो है इसका इफेक्ट्स क्या रहता है, तो इफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट अग्री टू सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट को जो है सब्सटीट्यूट करना चाहते हो और या फिर आप रिसाइन करना चाहते हो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर अल्टर करना चाहते हो आपके ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को, तो आप तीन तरीके से कर सकते हो, नोवेशन, रिसेशन और अल्ट्रेशन। तो आपका नोवेशन का इफेक्ट क्या रहेगा, तो पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट में सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड, पुराने के लिए आप नया बना दोगे। ऑन नोवेशन द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज एंड कॉन्सिक्वेंटली इट नीड नॉट बी परफॉर्म। नोवेशन के केस में आप क्या करते हो, पुराने के लिए नया बना देते हो कॉन्ट्रैक्ट, एंड जो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है और आप सिर्फ और सिर्फ आपको नया वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म करना है नोवेशन के अंदर में। रिसेशन के अंदर में क्या होता है, तो अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो डिस्चार्ज बाय रिसेशन व्हेन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू रिसाइन इट द कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म। अगर आपने उसको रिसाइन करने के लिए एग्री कर दिया तो आपको उसको फिर नो लॉन्गर यू नॉट लॉन्गर, थोड़ा सा फॉर्मल कर दिया, यू नीड नॉट लॉन्गर टू परफॉर्म इट, आपको जो है उसको जो है परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। इन द केस ऑफ रिसेशन ओनली द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिल एंड नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, आपको कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बनाया नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पुराने कॉन्ट्रैक्ट को आप खत्म कर दोगे। फिर आता है अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, जो आपका पुराना कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसके कुछ टर्म्स को आप जो है बदल देते हो। रिसेशन के अंदर आप ऑल टुगेदर एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं, अल्ट्रेशन के अंदर आप सिर्फ पुराने कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टर्म्स को जो है चेंज कर दोगे। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रॉमिस में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस। प्रॉमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। आपका प्रॉमिसी आपको जो है बोल सकता है कि भाई प्रॉमिस देखो कोई भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, तू चिल मार, अपना जो है परफॉर्मेंस जो है मैं तेरा जो है क्या कर रहा हूँ, वेव कर रहा हूँ, तेरे को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स अ वॉइड। अगर आपका कोई भी वॉइड एग्रीमेंट के अंदर में आपको, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में कोई भी आपको जो है चीज़ मिली हुई है, कोई भी आपको एडवांटेज मिला हुआ है, तो आपको जाहिर सी बात है उसको रिस्टोर करके देना पड़ेगा। कोई भी चीज़ आपको हमने डिलीवर की थी और उसके बाद वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया तो आपको उसको वापस जो है रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, पहले भी हम लोगों ने ये बात डिस्कस कर ली
है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन ऑफ रिसेशन। आपका रिसेशन अगर आप कर रहे हो, रिसेशन कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, आप रिसाइन कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहे हो। यहाँ पे आपका पुराना कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से खत्म हो रहा है, कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, ये बात याद रखना। तो वैसे केस में आपको जो है कम्युनिकेशन कब होगा आपके रिसेशन का, तो जाहिर सी बात है जिस जो सामने वाली पार्टी है, दो पार्टीज इन्वॉल्व है, तो सामने वाली जो पार्टी है जब उसको आप कम्युनिकेट कर दोगे कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है, तो तभी आपका जो है रिसेशन माना जाएगा। जब तक उसको सामने वाली पार्टी को पता नहीं चल रहा है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर दिया है, तब तक आपका रिसेशन नहीं हुआ है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद आता है डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कैसे करोगे, तो डिस्चार्ज आप कर सकते हो परफॉर्मेंस के थ्रू। ठीक है, जो भी पर्टिकुलर चीज़ आपको करनी थी परफॉर्म, अगर आप उसको परफॉर्म कर देते हो, वो प्रिस्क्राइब मैनर में परफॉर्म कर देते हो, तो वैसे केस में आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। आपका म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू भी डिस्चार्ज हो सकता है कि भाई आप परफॉर्मेंस नहीं करो, जैसे कि ऊपर केस में प्रोमिसी ने आपको क्या कर दिया था, वेव कर दिया था आपका परफॉर्मेंस, तो वैसे केस में आपके बीच में कुछ म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ रहेगा, जिसके केस में आपको प्रोमिसी ने बोला कि ठीक है तू मत कर परफॉर्म, तो वैसे केस में भी आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज हो जाएगा म्यूचुअल एग्रीमेंट के चलते। इसके बाद आता है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। वही इसके अंदर वही बात आती है कि पहले जब आपने बनाया था तो वो लीगल था, तो आप परफॉर्म करने वाले थे, लेकिन जब आप परफॉर्म करने आए तो इलीगल बन गया, वो पर्टिकुलर चीज़ इलीगल हो गया, जैसे कि बैन लगा दिया गवर्नमेंट ने। आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपको प्लास्टिक बेचूंगा, लेकिन गवर्नमेंट ने बाद में जब मैं आपको प्लास्टिक सप्लाई करने वाला था, गवर्नमेंट ने उसमें बैन लगा दिया या फिर उसकी क्वांटिटी पर लिमिट डाल दिया, तो वैसे केस में जो है वो परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गया। तो ऐसे केस में भी आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज हो जाएगा। इसके अंदर काफ़ी सारे केसेस आप कवर किए हुए हैं, जो कि आप एक एक करके जो है याद करने की कोशिश कर सकते हो। अब याद तो एट द एंड ऑफ द डे आपको ही रखना है ना, याद तो मैं आपको करवा नहीं सकता। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसे जो है आपका जो है यहाँ पे डिस्चार्ज होता है, तो आपका जो है बाय लैप्स ऑफ टाइम हो सकता है, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ की वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। आपने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थे, आपने उसको फॉलो नहीं किया, आपने ब्रीच कर दिया, तो फिर वैसे केस में जो है आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। मर्जर ऑफ राइट्स का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे नया है, तो इसको समझ लो। तो समटाइम्स द इंफीरियर राइट्स एंड सुपीरियर राइट्स कोइंसाइड। आपके कुछ इंफीरियर राइट्स होते हैं और कुछ सुपीरियर राइट्स होते हैं, जो है वो आपस में कोइंसाइड कर देते हैं। एग्जाम्पल है, इसको समझेंगे हम लोग अच्छे से। तो एग्जाम्पल के केस में सबसे पहले एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। ए टुक अ लैंड ऑन लीज फ्रॉम बी। ए ने बी से लीज पे लैंड लिया, सब्सिक्वेंटली ए ने बाद में जाके उसको परचेज भी कर लिया। ए बिकम्स द ओनर ऑफ द लैंड। अब ए जो है ओनर बन गया उस लैंड का, तो ओनरशिप राइट जो है आपके सुपीरियर बन जाएंगे, आपके जो लेस्सी के जो राइट्स होते हैं AS 19 में आप पढ़ोगे क्या होते हैं क्या नहीं होते। द अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज स्टैंड्स टर्मिनेटेड। जो आपका पिछला लीज का कॉन्ट्रैक्ट था वो टर्मिनेट हो गया। अब आपको जो भी लीज का रेंट वगैरह आपको देना पड़ता था, इंस्टॉलमेंट वगैरह जो भी आपका टर्म्स रहते थे, वो अब खत्म हो चुके हैं, क्योंकि अब आप ओनर बन चुके हो। अब आपको जो कुछ भी जो है उसको उसके प्रति आपके कोई भी अभी राइट्स नहीं है। अब आप जो है ओनर बन गए, आपके पास पूरे के पूरे राइट्स आ चुके हैं। इसी के साथ यूनिट 4 हमारा खत्म होता है और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 5 के स्टार्ट में। तो सर यूनिट 5 के अंदर हम लोग जो है ब्रीच के बारे में बात करेंगे और रेमेडीज देखेंगे काफ़ी सारे आपके। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देते हो तो उसके लिए आपके पास क्या रेमेडीज होंगे, इनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले सर दो टाइप्स के ब्रीच होते हैं, एक आता है आपका एंटिसिपेटरी ब्रीच, दूसरा आता है आपका एक्चुअल ब्रीच। एंटिसिपेटरी ब्रीच के अंदर क्या होता है, तो एंटिसिपेटरी ब्रीच व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग। उसने मना कर दिया वो परफॉर्म नहीं करेगा, या फिर उसने आपको अपने आप को डिसेबल कर दिया है परफॉर्म करने से। हिज प्रॉमिस इन इट्स इटर्निटी द प्रोमिस में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। सेम डेफिनेशन हम लोग ऊपर भी देख के आए थे यूनिट 4 के अंदर, आपको याद रहेगा, तो सेक्शन 39 इसको कवर करता है। अनलेस ही हैज सिग्निफाइड बाय वर्ड्स और कंडक्ट हिज एक्विसेंसेस इन इट्स कंटिन्यूएंस। अगर वो बंदा बोल रहा है कि भाई पहले उसने अपने आप को डिसेबल कर दिया था, लेकिन अब आपको वो बोल रहा है कि भाई तू टेंशन मतलब मैं करूंगा परफॉर्म, मैं करूंगा, अभी नहीं कर पा रहा हूँ, अभी मैं जो है डिसेबल हो चुका हूँ इसको परफॉर्म करने से, लेकिन मैं इसको करूंगा। अगर वो आपको इस एक्सप्रेसली ये चीज़ बोल रहा है अपने वर्ड से, कंडक्ट से, या फिर किसी भी उसको आपको बता रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो वैसे केस में ये ब्रीच नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं बोल रहा है, अगर वो उसके कंटिन्यूएंस के बारे में कुछ भी आपको नहीं बोल रहा है, तो वैसे केस में हम मान लेंगे वो क्या कर रहा है, ब्रीच कर रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ का। और यही आपकी एंटिसिपेटरी ब्रीच का डेफिनेशन है। इट इज़ अ ब्रीच विच अकर्स बिफोर द टाइम फिक्स फॉर परफॉर्मेंस हैज़ अराइव्ड। आप हमारा जो है एक डेट फिक्स की थी हम लोगों ने परफॉर्मेंस की, उससे पहले ही मैं ये ब्रीच कर दूंगा, तो उस ब्रीच को मैं बोलूँगा एंटिसिपेटरी ब्रीच।
इट मे टेक ईदर ऑफ टू वेज एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली। फिर आता है एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच के अंदर क्या होता है, तो इन कॉन्ट्रास्ट टू एंटिसिपेटरी ब्रीच इट इज अ केस ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म द प्रॉमिस ऑन द शेड्यूल डेट। जो डेट थी एंटिसिपेटरी में क्या होता था, उस डेट से पहले ही ब्रीच हो जाता था, उस डेट से पहले ही मैं रिफ्यूज कर देता था परफॉर्म करने से। अब एक्चुअल के अंदर क्या हो रहा है, जब वो डेट आएगी परफॉर्मेंस की, मैं उस डेट पे मना करूंगा आपको परफॉर्म करने से, तो वो हो जाएगा एक्चुअल ब्रीच। आपका एंटिसिपेटरी ब्रीच का इफेक्ट क्या होता है, तो ईदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसेंडेड एंड sue द अदर पार्टी फॉर डैमेजेस। आप जो है उसको क्या जो है ट्रीट करो कि भाई मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, और खत्म होने के बाद आप उसको जाके क्या कर दो, डैमेजेस के लिए सू कर दो, जो कोई आपको सफर हुआ है उसके ब्रीच की वजह से। इमीडिएटली करो ये चीज़ आप, विदाउट वेटिंग अंटिल द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। ये चीज़ आप क्या करोगे, इमीडिएटली करोगे, बिना ड्यू डेट आपके जो परफॉर्मेंस की ड्यू डेट है उसके आने से पहले पहले ही आप इमीडिएटली जब ही उसने ब्रीच कर दिया, इमीडिएटली जाके उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर दोगे फॉर द डैमेजेस। ये आपका आ गया ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 आप क्या कर सकते हो, तो ही में इलेक्ट नॉट टू रिसाइन बट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज स्टिल ऑपरेटिव। ठीक है, आप क्या बोलोगे कि भाई अपन जो है रिसाइन नहीं करेंगे अभी, अपन इसको अभी ऑपरेटिव मानेंगे, और जब एक्चुअल ड्यू डेट आएगी परफॉर्मेंस की तब अपन इसको जो है पकड़ेंगे। अब इसके अंदर आपको कुछ बेनिफिट भी होगा। एंड वेट फॉर द टाइम फॉर परफॉर्मेंस, ये हम लोगों ने बात पढ़ ली, बट इन दिस केस ही विल कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव फॉर बेनिफिट ऑफ द अदर पार्टी एज वेल एज ओन। सामने वाली पार्टी का भी तो बेनिफिट है ना, जब तक ड्यू डेट आ नहीं रही तब तक वो जो है आकर के परफॉर्म भी तो कर सकता है, तब तक तो आप उसको ऑपरेटिव में मान रहे हो ना। तो बीच में भी कभी भी जब तक ड्यू डेट आ रही है तब तक ड्यू डेट नहीं आ रही तब तक आके परफॉर्म कर सकता है। तो वैसे केस में आप अपना बेनिफिट भी देख रहे हो और उसका बेनिफिट भी देख रहे हो। अब आपका बेनिफिट कैसे होगा, तो आपका जो है सुपर मीनिंग अगर इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है, ठीक है, तो वैसे केस में आप उसका भी एडवांटेज आप उठा सकते हो, और आपका बेनिफिट यहाँ पे आता है, इसलिए आप उसको ऑपरेटिव मानोगे। पढ़ते ध्यान से, बट इन दिस केस ही विल कीप द लाइफ, ये हम लोगों ने देख लिया। एंड द गिल्टी पार्टी इफ ही सो डिसाइड्स ऑन रिकंसिडरेशन में स्टिल परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज। और अगर आपको लगता है आपको आपके साइड का चीज़ परफॉर्म करना चाहिए, उसको अपना करना था लेकिन उसने तो ब्रीच कर दिया, आप अभी तक उसको जो है ऑपरेटिव मान रहे हो, तो आप अपने साइड का जो भी पार्ट रहेगा वो आप अगर आपको लग रहा है, अगर आपको ठीक लग रहा है, तो आप अपने साइड का परफॉर्मेंस कर सकते हो। और कोई भी सुपर मीनिंग इम्पॉसिबिलिटी होती है तो आप उसका भी जो है बेनिफिट उठा सकते हो, एडवांटेज उठा सकते हो, विच में हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्चार्जिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बात आपको जो है समझनी पड़ेगी। उसके बाद आता है रेमेडीज अवेलेबल, कि आपके पास रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल रहेगी। तो सबसे पहले आप जो है कंपनसेशन ले सकते हो आपके डैमेज वगैरह के लिए। सेक्शन 73 के अंदर ये चीज़ बताई हुई है कि भाई अगर आपका कोई भी लॉस वगैरह आपको उससे हो रहा है तो आप सूट फाइल करो, और सूट फाइल करके आपको कंपनसेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी, जिसने ब्रीच किया है उससे, हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट, कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉस्ट टू हिम देयर बाय। याद रखना ये जो कंपनसेशन है ये कभी भी आपको रिमोट या फिर इनडायरेक्ट लॉस की वजह से नहीं, इनडायरेक्ट लॉस के लिए नहीं दिया जाएगा। जो उसके ब्रीच से आपको डायरेक्टली लॉस सफर हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। उसके ब्रीच की वजह से कोई इनडायरेक्टली आपको लॉस हो रहा है तो वैसे केस में आपको जो है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, उस पर्टिकुलर लॉस के लिए, इनडायरेक्ट लॉस के लिए आपको कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा अंडर सेक्शन 73। फिर उसके बाद अलग अलग टाइप के आपके डैमेजेस होते हैं। सबसे पहले ऑर्डिनरी डैमेजेस आता है। ऑर्डिनरी डैमेजेस आपका जो ऊपर पड़ा सेम वही है, ये हम लोगों ने हैंडली वर्सेस बैक सैंडल के केस में देखा था, तो फैक्ट्स अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है स्पेशल डैमेज। स्पेशल डैमेज क्या होता है, तो वेर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट रिसीव्स अ नोटिस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टेंस अफेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट। हमने आपको नोटिस भेजा था कि भाई ये पर्टिकुलर स्पेशल सर्कमस्टेंसेज है जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। ही विल बी लाइबल नॉट ओनली फॉर द डैमेजेस अराइजिंग नेचुरली, आपके ब्रीच से जो नेचुरली अराइज होगा डैमेज उसके लिए तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, लेकिन हमने कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेज भी तो आपको बताए थे, आपको उसके लिए भी हमको जो है डैमेजेस देना पड़ेगा। तो मैं इस वैसे केस में इस पे बोल सकता हूँ कि भाई डायरेक्ट के लिए भी देना पड़ेगा और इनडायरेक्टली भी देना पड़ेगा। इनडायरेक्टली क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये इनडायरेक्ट लॉस आपके ब्रीच से हमको हो सकता है, तो इसके लिए आपको उसके लिए भी हमको देना पड़ेगा। उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्पेशल डैमेज बोल देंगे। उसके बाद आता है विंडिक्टिव या फिर एक्सेम्पलरी डैमेजेस। तो ये किसके लिए दिए जाते हैं, तो ये दो केसेस के लिए दिए जाते हैं। एक तो आपका आपने किसको मैरी के लिए प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे से शादी करूंगा और बाद में आपने उसको धोखा दे दिया, तो वैसे केस में उसको जो है मेंटल उसका जो पीस है वो पूरा डिस्टर्ब हो गया, तो उसके लिए वो आपसे वो क्या मांगेगा, विंडिक्टिव डैमेजेस मांगेगा सामने वाला। या फिर आपने बैंकर ने जो है रॉन्गफुल डिसऑनर कर दिया अपने कस्टमर के चेक का, तो वैसे केस में ये डैमेजेस दिए जाएंगे।
उसके बाद नॉमिनल डैमेजेस होता है। नॉमिनल डैमेजेस क्या होता है? तो नॉमिनल डैमेजेस आर अवॉर्डेड वेयर द प्लांटिव हैज प्रूव्ड दैट देयर हैज बीन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट ही हैज नॉट इन फैक्ट सफर्ड एनी रियल डैमेज। उसको कोई रियल डैमेज तो हुआ नहीं है। इट इज अवॉर्डेड जस्ट टू इस्टेब्लिश द राइट ऑफ डिग्री फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द अमाउंट में भी रुपी और इवन 10 पैसे। भले ही सामने वाले पार्टी को लॉस नहीं हुआ है, लेकिन हमको जिस बंदे ने ब्रीच किया उसको एटलीस्ट कुछ तो सजा देनी है हमको, भले ही वो छोटी से छोटी नहीं हो। तो हमने उसको बोल दिया कि भाई तेरे को याद रहे कि तूने ये ब्रीच किया है और तू अगली बार ये ब्रीच ना करे, इसलिए तेरे को 10 पैसे की हमने पेनल्टी लगा दी। तो ये एक छोटा सा नॉमिनल सा डैमेज हमने उसके जो है उससे ले लिया। डैमेजेस फॉर डिट्रॉइशन कॉज बाय डिले। आपने को डिले किया, उसकी वजह से हमने आपसे जो है डैमेजेस जो है ले लिए उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, या फिर आपको आपने काफ़ी ज़्यादा जो है देर लगा दी और उसकी वजह से हमारा जो पर्टिकुलर एसेट वगैरह है वो हमारा डिट्रॉयड हो गया, फिजिकल डैमेज हो गया। तो हमने उसके लिए जो है आपसे डैमेजेस क्लेम कर लिए। फिर है प्री फिक्स डैमेजेस। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो हमने पहले ही फिक्स करके रखा था कि अगर आप ब्रीच करोगे तो इतनी आपको जो है हमको डैमेजेस पे करना पड़ेगा, तो फिर आपको उतना डैमेज पे करना पड़ेगा आपके ब्रीच के लिए। तो ये आपके जो है टाइप्स ऑफ डैमेजेस होते हैं। अब बिसाइड्स डैमेजेस, ठीक है, अब और क्या क्या आपके पास रेमेडीज है अगर आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है। तो सबसे पहले रिसेशन। रिसेशन तो हमने समझ लिया कि आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर लोगे। आप बोल दोगे कि भाई खत्म होगा कॉन्ट्रैक्ट, अब परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, रिसेंड कर दोगे आप। तो होगा रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा आता है क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट क्या होता है? तो क्वांटम मेरिट वेयर वन पर्सन हैज रेंडर्ड सर्विस टू अनदर इन सर्कमस्टेंसेस व्हिच इंडिकेट एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम दैट इट इज टू बी पेड फॉर ऑल्दो नो पर्टिकुलर रेम्यूनरेशन हैज बीन फिक्स्ड। आपका कोई भी रेम्यूनरेशन वगैरह फिक्स नहीं हुआ हुआ है। द लॉ विल इन्फर अ प्रॉमिस टू पे। लॉ आपको बोलेगा कि भाई आपको पे करना पड़ेगा। क्वांटम मेरिट दैट इज एज मच एज द पार्टी डूइंग द सर्विस हैज डिजर्व। जितना पार्टी ने काम किया, जितना पार्टी ने आपको सर्विस किया, जितना उसको डिजर्व करता है वो उतना आपको जो है सर्विस देना पड़ेगा, या फिर जो भी आपका रहेगा लॉ आपको रेमेडी देगा उतना आपको उसके हद तक कंपनसेट करके देना पड़ेगा। इट कवर्स अ केस वेयर द पार्टी इंजर्ड बाय द ब्रीच had at the time of breach done part but not all of the work। उसने आपका जो ब्रीच जब हुआ था तो उस पार्टी ने अपना पूरा काम या तो जो है किया नहीं है, लेकिन कुछ पार्ट तो किया हुआ है। वर्क इज इज बाउंड टू डू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एंड सीक्स टू बी कंपनसेटेड फॉर द वैल्यू ऑफ वर्क डन। तो जितना उसने काम किया उसके लिए बोल रहा है कि मेरे को कंपनसेट करके दो। महीने मैं मानता हूँ मैंने पूरा नहीं किया, लेकिन मैंने कुछ तो किया ना, उसके लिए तो मेरे को कंपनसेशन दो। तो ये आप क्वांटम मेरिट के अंदर हम लोग देखते हैं। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस डॉक्ट्रिन टू कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। अगर आपको क्वांटम मेरिट के लिए आपको अप्लाई करना है तो आपको दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। सबसे पहला, इट इज ओनली अवेलेबल इफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज। यानी कि आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट अगर डिस्चार्ज हो चुका है तो ये आप जो है ये कर सकते हो। द क्लेम मस्ट बी ब्रॉट बाय अ पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट। अगर आपका क्वांटम मेरिट आपको जो है अप्लाई करना है तो आपका जो पार्टी डिफॉल्ट में नहीं है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। द क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट अराइजेस इन द फॉलोइंग केसेस। जब आपका एग्रीमेंट जो है वॉइड हो जाता है, जब आपका जो है कोई भी इंटेंशन नहीं होता है, आपने जो है ग्रेटिट्यूसली हो गया, वो कोई अभी आपका इंटेंशन नहीं था। वेयर देर इज एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू रेंडर सर्विस बट देर इज नो एग्रीमेंट टू रेम्यूनरेशन। आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है कि भाई आप सर्विस दोगे, लेकिन आपने रेम्यूनरेशन अब तक आपकी फिक्स नहीं की हुई है कि भाई आप लोग को जो है उसके बदले में पैसा क्या मिलेगा, वो आपने फिक्स नहीं किया हुआ है। सर्विस दूंगा ये आपने फिक्स किया हुआ है, लेकिन पैसा क्या लोगे, उसके कंसिडरेशन क्या होगा, ये आपने फिक्स नहीं किया हुआ है। when one party abandons or refuses to perform, एक पार्टी ने मना कर लिया परफॉर्म करने से। where a contract is divisible and the party not in default has enjoyed the benefit of part performance। जो पार्टी डिफॉल्ट में नहीं है उसने अपना काम जो किया है फिर आधा काम किया है और सामने वाली पार्टी जो है उसका लुत्फ उठा रही है, तो उसके लिए हमको उससे कंसिडरेशन चाहिए। उसके बाद है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की भाई आप सामने कोर्ट पे जाके अगर सामने वाला बंदा ब्रीच करता है तो या तो आप डैमेजेस ले सकते हो, डैमेजेस नहीं लेना तो ये सारी चीज़ें आपके पास, हमने बोल दिया क्वांटम मेरिट वगैरह ये कर सकते हो। ये भी नहीं करना तो आप क्या करोगे, सूट फाइल करोगे कि भाई नहीं मेरे को तो इससे परफॉर्मेंस ही चाहिए, तुम इससे मेरे को परफॉर्मेंस दिलवाओ, इसके लिए आप जाके सूट कर दोगे। सूट फॉर इंजंक्शन। सूट फॉर इंजंक्शन मतलब क्या? तो मेरा पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज निगेटिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो अपने टर्म्स को जो है फुलफिल नहीं कर रहा जो भी टर्म्स हमने रखे थे। द कोर्ट में बाय इशूइंग एन इंजंक्शन ऑर्डर रिस्ट्रेंट हिम फ्रॉम डूइंग व्हाट ही प्रॉमिस नॉट टू डू। अगर उसने प्रॉमिस किया था कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगा लेकिन वो चीज़ करने लग जाता है तो कोर्ट जो है ऑर्डर इशू करेगा, इंजंक्शन ऑर्डर देगा और बोलेगा भाई जो तूने मना किया था, जो तू नहीं करेगा, अब तू वो कर रहा है तो ये तू ऐसा नहीं कर सकता, तू ये चीज़ मत कर। ये हो गया सूट फॉर इंजंक्शन। सेक्शन 75 लास्ट आता है हमारा इस यूनिट 5 के अंदर। पार्टी राइटफुली रिसाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन। अगर आपको कोई भी पार्टी राइटफुली रिसाइन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को जो कि इंटाइटल्ड है कंपनसेशन के लिए, तो उसको कंपनसेशन मिलेगा भले ही उसने रिसाइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, राइटफुली रिसाइन किया, सही तरीके से रिसाइन किया। अ पर्सन हु हैज राइटफुली रिसाइन्ड द कॉन्ट्रैक्ट इज इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर एनी डैमेज विच ही हैज सस्टेन थ्रू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट
फुलफिल नहीं हुआ, उसके वजह से उसको जो ये लग रहा है डैमेजेस हो रहा है, उसके लिए वो कंपनसेशन के लिए जो है सूट फाइल कर सकता है। ये हमको हमारा सेक्शन 75 बताता है। इसके साथ हमारा यूनिट 5 भी खत्म हो जाता है। आखिरी यूनिट हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो किया था यूनिट 6 कंटिजेंट एंड कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, काफ़ी छोटा यूनिट है, फटाफट खत्म हो जाएगा। जिसके अंदर सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हम लोग देखेंगे, सेक्शन 31 यहाँ पे बात करेगा। और कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। आपका जो यहाँ पे इवेंट को हम लोग जो है अनसर्टन होना चाहिए, ये बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। आपका इवेंट जो है अनसर्टन इवेंट होना चाहिए। फिर आता है कंटिजेंट और कंटिजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट। आपका कंटिजेंट, आपका इम्पॉसिबल इवेंट के अंदर क्या कंटिजेंट एग्रीमेंट्स कैसे बनेंगे, तो कंटिजेंट एग्रीमेंट्स डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपेंस आर वॉइड। अगर एक इम्पॉसिबल मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है इवेंट होना, अगर उसके बेसिस पे आपको कंटिजेंट एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो वॉइड हो जाएगा। वेयर द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट इज नोन और नॉट नोन टू द पार्टीज, भले आपके पार्टीज को पता हो नहीं उसकी इम्पॉसिबिलिटी के बारे में, हमको फर्क नहीं पड़ता एट द टाइम व्हेन इट इज मेड। जब वो बना था तब पता हो नहीं हो, हमको फर्क नहीं पड़ता। फिर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पॉइंट्स आप जो है याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आ सकता है। उसके बाद फाइनल लास्ट पार्ट कॉजी कॉन्ट्रैक्ट की तरफ पे आ जाते हैं। जो है आपका कॉजी डीम्ड, आपके कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो कि हम लोग कॉजी कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हैं। सबसे पहला आता है सेक्शन 68 क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड, ये हम लोग कॉजी मानते हैं, ये हम लोगों ने ऊपर देखा था यूनिट 3 के अंदर में भी। पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन सेक्शन 69, कि आपका जो है आप इंटरेस्टेड पर्सन थे तो आपने पेमेंट कर दिया। जैसे कि आप जो है लैंडलॉर्ड, आपने अपने आपके लैंडलॉर्ड से, मतलब बेसिकली आपने एक रेंट पे घर लिया हुआ है, आपने रेंट पे घर लिया हुआ है, तो आप तो उसके टेनेंट हो, ठीक है, आप तो लैंडलॉर्ड नहीं हो, आप टेनेंट हो। अगर आप टेनेंट हो, लैंडलॉर्ड को कुछ नोटिस आया कि भाई इसके ऊपर जो है ये चार्जेस वगैरह तेरे लैंड के ऊपर हम लोगों ने लगाए हुए हैं, देखो ये पे करना पड़ेगा, लेकिन लैंडलॉर्ड पे नहीं कर रहा। अब आपको नोटिस आया जा रहे हैं कि भाई तेरे से घर खाली करवा देंगे, अब आप घर खाली नहीं करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है ना, आप इंटरेस्टेड पर्सन हो ना, तो ऐसे केस में आपने जो है वो क्या कर दिया, जो नोटिस वगैरह आ रहे थे, जो आपको पेनल्टी वगैरह जो भी उन्होंने लगाई रहेगी डिपार्टमेंट ने, तो वो आपने टेनेंट टेनेंट एज ए टेनेंट आपकी ड्यूटी नहीं थी वो पे करना, वो लैंडलॉर्ड की थी, लेकिन आपका जस्ट बिकॉज इंटरेस्ट उसके अंदर इन्वॉल्व है नहीं, तो घर घर तो आपसे आप रास्ते पे आ जाओगे ना, तो वैसे केस में आपने पे कर दिया, तो ऐसे केस में आपका ये भी कॉजी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। सेक्शन 69 के अंदर ये लिखा हुआ है, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। फिर आता है ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ अ नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट। इसके अंदर एक बढ़िया सा एग्जांपल आता है कि आपने एक मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लिया, वो सब्सक्रिप्शन हो गया खत्म, ठीक है, लेकिन स्टिल मैगजीन आपके घर आई जा रही है, आप भी उसका मजे उठाए जा रहे हो। बाद में एक दिन आ गया एक नोटिस कि भाई आपका एक्सपायर हो चुका था मैगजीन का, जो भी टेनर वगैरह रहेगा वो आपका एक्सपायर हो गया था, उसके बावजूद अब भी आपने मैगजीन के लुत्फ उठाए, तो पैसे भरो। आपने बोला मैं क्यों पैसे भरूँ, मेरा तो एक्सपायर हो गया, तो तुमने भेजा, तुम्हारी गलती। लेकिन सामने वाले बंदे बोलेंगे नहीं, ये एक कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है, तुमने एक नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट का बेनिफिट उठाया, तुमको हमको जो है उसके बदले में जो भी प्राइस बनता है वो पे करना पड़ेगा। तो इसका सूट तभी सक्सीड होगा अगर प्लांटिव ये प्रूव कर दे, तीन चीज़ें बनती है, दैट ही हैड डन द एक्ट और हैड डिलीवर्ड द थिंग्स लॉफुली, कि उसने लॉफुली चीज़ों को डिलीवर किया था, दैट ही डिड नॉट डू सो ग्रेटिट्यूसली, कि उसने वो कुछ भी ग्रेटिट्यूसली नहीं किया, एंड दैट द अदर पर्सन एंजॉय द बेनिफिट, और सामने वाले पार्टी ने उसका बेनिफिट भी उठाया था। ये आपके प्लांटिव को जो है बताना पड़ेगा, तो ही उसका सूट जो है सक्सीड करेगा। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, आपके जो फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ये भी एक कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। क्या तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द प्रॉपर्टी, जो भी उसको मिली है, जैसे कि एक ऑर्डिनल प्रूडेंस का बंदा करेगा। नो राइट टू अप्रोप्रिएट द गुड्स, कोई भी अपने नाम पे वो गुड्स लेके रख नहीं सकता। टू रिस्टोर द गुड्स इफ द ओनर इज फाउंड, अगर ओनर मिल जाता है तो उसको वो गुड्स को रिस्टोर भी करना पड़ेगा। मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोजन, अगर आपको कोई मनी आप कोजन के अंदर पे कर रहे हो, फिर बाय मिस्टेक पे कर रहे हो, तो वो भी आपका जो है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कवर हो जाता है। सेक्शन 72 उसको कवर करता है। इसी के साथ हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा का पूरा कवर हो जाता है। लगभग 1.5 घंटे के अंदर हम लोगों ने ये पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को खत्म कर लिया है। 1.5 आवर्स के अंदर अंदर पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 6 के 6 यूनिट हम लोगों ने क्विक रिवाइज कर लिए हैं। आई होप आपको मज़ा आया रहेगा। मज़ा आया है, गला मेरा थोड़ा सा बैठ गया, पूरा फट गया है, क्या पता क्या हुआ, लेकिन अगर आपको मज़ा आया, अगर आपको लगा कि ये आपके लिए सेशन यूज़फुल था, ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था, तो ज़रूर इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे ये सारे के सारे नोट्स जो है मेरे अभी तक के जितने भी मैंने रिवीजन वीडियोस लाए हैं उसके सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ये इंडियन कॉन्टेंट एक्ट के नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा। ज़रूर वहाँ पर मैं देख रहा हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं,
नोट्स का एक्सेस तो उनको मिल जा रहा है, लेकिन वो टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं कर रहे। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, उसके बाद आप नोट्स को एक्सेस करो बिंदास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। आगे भी हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट करने वाले हैं, पार्टनरशिप एक्ट करने वाले हैं, एलएलपी करने वाले हैं। तो इन सारे एक्ट्स के रिवीजन को भी आप ज़रूर यहाँ पे देखना, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये वीडियो कैसे लगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। कुछ भी अगर आपको कमी लगी रहेगी तो मेरे को बताना, मैं सोगा वाले रिवीजन वीडियो के अंदर ट्राई करूँगा उसको इम्प्रूव करने का। और यहाँ पे मेरा अगेन मोटिव ये था कि क्विक रिवाइज करना है। ये नोट्स आपको 1.5 डेज के अंदर में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, इसको संभाल के अच्छे से यूज़ करना, और मेरे को बताना कैसे लगा। एंड एग्जाम से पहले भी आपको भी बहुत काम आने वाला है। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।